लेकिन तो शुरू करते हैं अपना नावल। माँ माँ वो बहुत खूबसूरत है। उसने माँ के शाने दुबाए। शोकेस भरा पड़ा है खूबसूरत चीज़ों से। अम्मा का बेतनाई भरा जवाब मिला तो वो तिलमिला उठा। अम्मी जान, इसको खाना खाना, मेरा मतलब है पकाना आता है। सफ़ेद झूठ, मैं जानती हूँ इसे कुछ नहीं आता। माँ ने बेनियाजी की हदों को छूते हुए इसकी बेचैनी की कतन परवाह न की। माँ माँ वो जज्बात में खड़ा हो गया। वो तुम पर बेलन चला लेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा वैसा, मगर ये क्या, हाँ ये कहा किसने? वो रवानी में बोलता हुआ रुका और मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। तुम वो जुलाकर इसकी तरफ मुड़ा जो दरवाजे के बीचों बीच हाथ में प्लेटें पकड़े, चेहरे पर शौक सी मुस्कुराहट लिए जिससे वजाहत को अजली बेर था, खड़ी थी। हुरिया, तुम तो हमें अपने घर में सुख चैन से रहने दिया करो। फिर वही मदाखलत, वैसे बैरूनी मदाखलत में कहा करता जो अपने घर में कम और इनके घर में ज्यादा पाई जाती थी। और इसी बात से वजाहत फराज को चिढ़ती। माँ बैठी हुई हलीमा बेगम इसे देखकर खुश हुई। दिन के 24 घंटों में से 20 यहाँ गुजारती हैं और अम्मी साहिबा हर बार इन्हें देखकर यूं खुश होती हैं गोया सदियों बाद मिली हैं। नाक ना नक्शा, नाम रख दिया हुरिया। वो जो इस परिवेश का जिक्र माँ से कर रहा था, बड़े चाव से इस माजमी के बारे में बात कर रहा था। दो दरमियान में टपक पड़ी तो इस वक्त वैसे बादाम की कड़वी गिरी से ज्यादा बुरी लगी थी। वो मुस्तकिल मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए जा रहा था। खाला जान, लगता है खराबी बढ़ गई है, यानी तस्वीर तो आ रही है मगर आवाज नहीं। हुरिया ने शौकी से इसके हिलते हुए होंठों को देखा। हाँ लग तो ऐसे ही रहा है, जरा एंटीना घुमाना। हलीमा बेगम भी इन दोनों की नोकझोंक से महजूज हुआ करती थी। ये तो घुमाना ही पड़ेगा। हुरिया आगे बढ़ी और वजाहत के कान जोर से मरोड़े। वो तबका रह गया। लड़की अपनी औकात में रहो, हद से बढ़ना मुझे कतई पसंद नहीं है। वजाहत ने इसके हाथ जोर से झटके मगर वो फिर भी मुस्कुराती रही। पसंद हो या ना हो, यहाँ कौन तुम्हारी पसंद का पाबंद बैठा है। मछली अच्छी बनी है ना खाला जान? वो इसके गुस्से और झुंझलाहट की आग को भड़काती सोफे पर टिक गई। तुम लड़की वाकई कोड़े के ढेर पर फेंके जाने के लायक हो। मेरी स्त्री शुदा सूट का सत्यानाश कर दिया तुमने, नाश मार दिया तुमने। इसके बैठते ही वो यूं तड़प कर उठा जैसे करंट लग गया हो। ओहो, तो ये मैल शुदा सूट स्त्री शुदा था मगर अब तो फौज शुदा हो गया है। वैसे इतलन अर्ज है, मेरा नाम लड़की नहीं हुरिया है। एक अदा से हुरिया ने इसकी शर्ट का गोला बनाकर दूर उछाला, उतरा कर अपना नाम बताया तो इस वक्त वजाहत का दिल चाहा कि इसका कचुम्बर ही बना डाले। इंतहाई नामुनासिब नाम है ये आपकी शख्सियत के लिए। ये नाम तो किसी हसीना माजबीना का ना होना चाहिए। अच्छा, मेरा क्या होना चाहिए? मेरा नाम क्या होना चाहिए था? वो कमर पर हाथ बंधे इसकी आंखों में झांक रही थी। तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह का होना चाहिए था, बंगनी होना चाहिए था, और कुछ नहीं तो जली हुई लकड़ी होना चाहिए था। कभी गौर से देखा है अपने आप को? लगता है धुएं के गहरे बादल छाए हूँ। नाक ना नक्शा, नाम है हुरिया। अरे ये नाम हूरों जैसी मारखू के लिए होते हैं, तुम जैसों के लिए नहीं। जब से इसने परी पेकर का हसीन रूप देखा था, हर चेहरा ही मान पड़ गया था। और हुरिया बेचारी तो आम सी लड़की थी। अच्छा, जरा सी देर के लिए वाकई हुरिया के चेहरे पर स्याह बादल छा गए थे। शोक आंखों की चमक मान सी पड़ गई थी मगर फिर ये सहा धुआं इसकी शोक हंसी के साथ उड़ गया। इसने कुछ देर वाकई मर्दाना वजाहत के नमूने स्मार्ट और कुबरू वजाहत को देखा, फिर हलीमा बेगम की तरफ मुड़ी जो मछली से लुत्फानंदोज हो रही थी। माशाल्लाह, बहुत लज्जत है बेटी तुम्हारे हाथों में। लो वजाहत चक्को, बड़े मजे की है ये। हलीमा बेगम ने प्लेट वजाहत की तरफ बढ़ाई जो हुरिया के गोला बनाए हुए कपड़े उठाकर गुस्से से अलमारी की तरफ बढ़ा। जोर से अलमारी का दरवाजा खुला मगर चौंके हैंडल के बीच पेच ढीले थे। जोर से खींचने के सबब हैंडल इसके हाथ में आ गया और खुद वो सोफे पर ढेर हो गया। हुरिया की हंसी बहुत बेसाख्ता थी। हंसते हुए और ही जहर लग रही थी वजाहत को। चुप रहो बदतमीज लड़की, हंसते हुए जरा भी अच्छी नहीं लगती। अम्मी, इस रोज मिस्त्री आया था, आज आपने इसकी नट क्यों नहीं कसवाए? हुरिया को डांटने के बाद वो अम्मी की तरफ मुड़ा जो इस बदतमीज की हंसी की हौसला अफजाई कर रही थी। नट अलमारी के नहीं, अपने कसवाओ मिस्टर। ये जिसे तुमने गुस्से में खींचा हैंडल नहीं था, बल्कि ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चों ने जाने कागज से क्या बनाकर लगाया जिसे आपने हैंडल समझकर खींचा। वो देखिए, हैंडल तो अलमारी के दरवाजे पर मौजूद है। हुरिया ने अपनी हंसी रोककर हैंडल की निशानदेही की तो हैंडल को अपनी जगह मौजूद देखकर वो खिसियाना सा हो गया था। अच्छा, ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं है, जाओ अब जिंदगी में कोई प्राइवेसी का लम्हा भी आने दिया करो। वो अपने खिसियानेपन के साथ मुंह बिगाड़ कर बोला तो वो खड़ी हो गई। अरे हुरिया बेटे, कहाँ जा रही हो? वजाहत तुम्हें जुबान पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा। हलीमा बेगम समझी कि शायद वो खफा होकर जा रही है। उन्होंने वजाहत को डांट दिया तो वो खिलखिला कर वापसी के लिए मुड़ गई। अरे खाला जान, मैं दीवानों की बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैं आपके लिए ट्राइफल लेने जा रही हूँ, फ्रिज में रख कर आई थी, अभी लेकर आती हूँ। वो चुटकी बजाती भाग गई और कुछ ही देर के बाद वो हाजिर थी, बोतल की जिन्नी। वो मुस्तकिल बड़बड़ाते जा रहा था और अब भी कनखियों से इसके मुंह के बदलते जाविये देख रही थी। कैसा बना है खाला जान ट्राइफल? वो कनखियों से वजाहत को देख रही थी। अम्मी को शुगर मना है समझिए, और तुम मेरी अम्मी के मैदे के रास्ते मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकती। वो अपनी जाहिरी खूबसूरती के जम में बोला। अल्लाह, ये खुश फहमी का बड़ा मोहल्लिक मर्ज लायक है जनाब आपको। वैसे इतलान अर्जा, मैं शुगर वालों के लिए मखसूस मीठा इस्तेमाल करती हूँ, खाइए खाला जान। चुड़ैल चिमट गई है। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर की जाने बढ़ने लगा तो मुड़े हुए कारपेट में पांव फुंसा वो गिरते गिरते बचा। हुरिया और वजाहत की दुश्मनी पैदाइशी में कहीं
जा सकती थी और दोनों का मिलाप भी बचपन में ही हुआ था। हलीमा बेगम और आबदा बेगम आपस में फर्स्ट कजन थे और बेहतरीन सहेलियां भी। लिहाजा जब दोनों की शादियां हुई तो इनके शोहरों को भी आपस में दोस्ती करना पड़ी और एक ही जगह रहने का फैसला कर लिया। यूं वो लोग शुरू ही से पड़ोस में रहे। फिर वजाहत और हुरिया दोनों में दुनिया में आ गए तो बचपन ही से दोनों से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में वजाहत हमेशा हुरिया के साथ ज्यादती कर जाता और वो कभी बर्दाश्त कर जाती, लेकिन जब कभी वो इतना चीखे मारती कि वजाहत को हलीमा बेगम से अच्छी खासी मार पड़ जाती थी। जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। हुरिया के वालिद सलीम साहब मुलाजमत करते थे जबकि वजाहत के वालिद का दरमियाने दर्जे का कारोबार था। वो अपनी बीवी और बेटे के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सलीम साहब के साथ मिलकर मौजूदा कोठी की बुनियाद रखी। लेकिन अभी अरमानों का यह आशियाना तैयार भी नहीं हुआ था कि इनको हार्ट अटैक हुआ और ये सोचे बगैर कि इनकी बेवी, अब इनकी बेगम और बच्चा इनके बगैर किस तरह रहेंगे, छोड़कर चले गए। तब सलीम साहब और आबदा बेगम ने इनको गले से लगाया और बहुत सब कुछ खुद लिया किया। वजाहत का यूं ख्याल रखा कि इसे वालिद की कमी का एहसास ना हुआ और इसे भी इनकी मोहब्बत और कुर्बानियों का एहसास था। चिढ़ थी तो बस हुरिया से, जिसको आबदा बेगम ने सिर्फ एक बार समझाया था, देखो वजाहत के अब्बू नहीं है, इससे लड़ना नहीं। बस तब से इसने सोच लिया था कि वह वजाहत का ख्याल रखेगी। और फिर वक्त गुजरता रहा। मासूम सी हुरिया ने ना सिर्फ अपने वालिदैन की बात का पास रखा बल्कि हलीमा बेगम का भी बेहद ख्याल रखती। वजाहत की कड़वी कसेली सुनने और सुनाने के बावजूद वो इसका बेहद ख्याल रखती। वो जितना ख्याल रखती वजाहत इतना ही इससे चिढ़ता था। इससे बचपन से चिढ़ती। वो इसे स्याह रात का धुआं कर करता। हालांकि हुरिया का रंग स्याह होना था, अलबत्ता सांवला जरूर था। नकूश भी कोई ऐसे खास तीखे नहीं थे। एक आम सी मगर बेहद अच्छी मुखलिस और पुरकशिश सी लड़की थी। हुरिया की सूरत और सीरत कुछ ऐसी थी कि इसे वजाहत जैसा सती सोच रखने वाला, खुशनुमा फूलों और तितलियों के पीछे भागने वाला मर्द पसंद नहीं कर सकता था। इसे तो कोई गहरी नज़र और सोच वाला पसंद कर सकता था, जबकि वजाहत इसी नज़र से महरूम था। इश्क और शादी के मामले में तो वो किसी ऐसी लड़की को चाहता था जो बेहद हसीन हो, नाजुक अंदाम हो, सबक खुरामी से चलती हो, हुरिया की तरह हर वक्त की हुल्लड़बाजी ना हो उसमें। वो इसे फुरकी और छलावा कहता था। खुद जो तो घरों का काम तो मिनटों में निपटा लेती थी, इसलिए तो वो इसे बोतल की जिन्नी कहा करता था। चूंकि हलीमा बेगम की तन्हाई के ख्याल से ज़्यादा वक्त तो यहाँ रहती, हर मामले में बोलती, इसीलिए वो इसको बैरूनी मुदाखलत कहा करता था, जबकि वो कुछ और ही चाहता था। और जो वो चाहता था इसे वो नजर आ गया था। यार अयाज, क्या बताऊं क्या चीज़ है वो। इसका मतलब है लड़की नहीं पजल है। अयाज हंसा, खुदा की कसम वो लड़की नहीं हूर है, हुरिया है। अयाज छेड़ रहा था। अयाज इन दोनों का बचपन का साथी था। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कुछ बताया जाए। अच्छा यार सॉरी, चलो बताओ कौन है वो, कैसी है। अयाज ने सॉरी कर ली तो अपनी बात बताने के लिए वजाहत को भी मूड बहाल करना पड़ा। वो बहुत हसीन अयाज, वो किसी शायर का हसीन तखय्युल लगती है। वो किसी मुसव्वर का सदियों तक सोचा हुआ शाहकार है। कांच के पेकर में ढला इसका वजूद। अच्छा बाबा मान लिया कि वो ये है, वो है, मुझे क्या करना है इस सिलसिले में। शादी, वजाहत इसके हुस्न में खोया हुआ बोला तो अयाज उछल पड़ा। है मर मिटे तुम हो, शादी मैं करूं? दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। देखा तुमने, इसके एक जलवे ने मेरा ये हाल कर दिया। तुम तो दूसरा हमला यकीनन आखिरी हमला साबित होगा और तुम फोत। अयाज हंसा। उल्टी सीधी बातों में वक्त बर्बाद ना करो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मशवरा चाहिए। मशवरा? अच्छा पूछ कर बताऊंगा। पूछ कर मगर किससे? हुरिया से। खूब। हुरिया नहीं, अम्मी ने इसे कहीं कुछ बता ना दिया हो। वो खून खींच कर अम्मी के कमरे की तरफ भागा। हुरिया और हलीमा बेगम अभी भी बातें कर रही थी और इत्तेफाक से इस वक्त हुरिया ने इसी के बारे में पूछा। खाला जान, वो फितना आखिर है कौन जिसने वजाहत के हवास छीन लिए हैं? पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। वो लड़की ज़ेबा है, इसकी पुप्पो आसिया है ना, इनके देवर की बेटी है, लंदन में पैदा हुई है, वहीं पली बड़ी, बहुत ऊंचे लोग हैं। ज़ेबा हसीन मगर मगरूर सी लड़की है। जुम्मे को जब हम आसिया की तरफ गए थे तो इसी रोज़ वो भी आई थी। बस जब से इसे देखा है ऐसी हरकतें और बातें कर रहा है, मगर मुझे तो ये बैल मुंडे चढ़ती नजर नहीं आती। हलीमा बेगम ने गहरा सांस लिया। इनके दिल में तो हुरिया मुकीम थी। नहीं अम्मी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आप इसको कुछ नहीं बताएंगी। ये लड़की मेरी शादी की दुश्मन है। अम्मी प्लीज इसे कुछ मत बताइए। वजाहत का शक दुरुस्त निकला। अम्मी इसे बता चुकी थी। वो पिछला नगी मारता हुआ भागा आया और हलीमा बेगम के मुंह के आगे हाथ रख दिया। लड़के हवासों में तो हो तुम, हुरिया कोई गैर है क्या? हर्ज है बताने में? हर्ज? अम्मी आप नहीं जानती कि मेरे पहले जो प्रपोजल आए थे इनके साथ इनकी मुहतरमा ने क्या किया? मेरे दोस्त ने अपनी कज़न के लिए कहा और वो लोग आए तो मुहतरमा ने इनसे कहा कि आपकी बेटी में कोई कमी है। उन्होंने कहा नहीं तो कहने लगे कि फिर इस दीवाने के साथ क्यों इसकी किस्मत फोड़ी है। बात खत्म होगी, अकड़ो मत। वो लड़की तुम्हें खुद भी पसंद नहीं आई थी, बेचारी मेरी तरह मामूली सूरत की थी। हुरिया ने मुंह बिगाड़ कर कहा, तुम ये ना करती ना तो मैं खुद इनकार करता। तुमने दीवाना क्यों बनाया मुझे? खैर ये तो मैंने झूठ नहीं बोला था। वो बेचारी इतनी अच्छी थी। अच्छा रहने दो, खुदा के वास्ते जाओ, कभी अपने घर में भी कंपनी दे दिया करो। हर वक्त हमारे सरों पर तलवार बनी रहती हो। इसने बाकायदा हाथ बांध दिए। अच्छा खाला जान, सोइए का मत, मैं ग्रीन टी लेकर अभी आई। इसने तिरछी नजरों से वजाहत को देखा जो खा जाने वाले अंदाज में से घूरा था। अब तुम आओ तो जरा। वजाहत अपने और हुरिया के घर में खुलने वाले मुश्तरका दरवाजा बंद करके हलीमा बेगम के पास आन बैठा। वजाहत, तुम्हारा ये रवैया हुरिया के साथ मुनासिब नहीं है। वो बेलौस खिदमत करती है हमारी। बेलौस नहीं है अम्मी, मैं सब जानता हूँ। खैर दफा करें इसके जिक्र को। ये बताएं कि पुप्पो की तरफ कब जाएंगी?
अम्मी वो मुझे बहुत पसंद आई है। लड़के अक्ल के नाखून लो, अगर वो लड़की पसंद आ गई तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग मान भी जाए, और फिर वो कोई मामूली लड़की नहीं है, तुमने देखा पसंद किया, अब मैं जाकर रिश्ता मांगूँ तो वो फ़ौरन हाँ कर देंगे। बहुत खाते पीते लोग हैं वो। खाना तो खैर तुम भी अल्लाह के हुक्म से खाकर ही सोती हैं। तो खैर तुम भी। वो इनकी इतनी लंबी बात पर मुंह फुलाकर बोला, फिर भी ऐसी बातें ऐसे नहीं हुआ करती, ना वो हमें जाने ना हम इनको, ना रब्त ना रस्म। अम्मी वो रहो रस्म तो बढ़ाने से बढ़ते हैं ना, और फिर वो हमारे रिश्तेदार भी तो होते हैं। फूफो के देवर की बेटी है ना, वो अपनी माँ को रास्ता समझा रहा था, जिनके बारे में से यकीन था कि वो महज इस चुड़ैल हुरिया की वजह से ज़ेबा के लिए सीरियस नहीं है। वजाहत बच्चा मत बनो, ठीक है, ज़ेबा आसिया के देवर की बेटी है, मगर मैं आज तक इनसे मिली तक नहीं हूँ। वो शुरू ही से बाहर रहते हैं अपनी शादी से पहले से, और फिर आसिया की शादी पर भी वो नहीं आए थे। जाने इनके क्या ख्यालात हों, सदा से वो बाहर रहे हैं। तो अम्मी जब तक आप इनसे मिलेंगे नहीं, इनके ख्यालात क्यों कर जान पाएंगी। अच्छा भाई मिल लेंगे, अब ऐसी भी क्या जल्दी है, वो कहीं भाग तो नहीं जा रही। वैसे आज तक तो तुम्हें कोई लड़की नहीं पसंद आई, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि हलीमा बेगम के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वह इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं है, मगर वो था कि पहली नज़र का शिकार हो गया था। अम्मी आपने इस परिविश को देखा नहीं, किस कदर हसीन है वो, मेरा मतलब है जज्बात में आकर इसने इसकी तारीफ कर डाली, मगर फिर माँ का ख्याल करके नादिम सा हो गया। ओह हलीमा बेगम ने बगौर इसे देखा, नमाज के लिए उठते हुए इसके शाने पर हाथ रखकर बोली, ठीक है वजह तुम्हें वो लड़की बेहद पसंद आई है, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अम्मी को कब ये फ़लसफ़ा आता था, ये सारी इस बंदरिया की सोबत का असर है। हलीमा बेगम चली गई तो वह बेटा हुरिया को कोसने लगा। नमाज से फुर्सत के बाद हलीमा बेगम ने इसके कमरे में झांका। वो अपने बेड पर हाथों का तकिया बनाया, इस पेकर हुस्न के ख्यालों में गुम था। वो मुस्कुराकर हट गई। आबदा लड़का तो हाथों से निकला जा रहा है। लड़की के एक ही जलवे के बाद हलीमा बेगम आबदा बेगम के पास बैठी थी। अरे तभी तो लड़की ऐसी ही होगी ना, आखिर लड़का है, आमतौर पर लड़कों को खूबसूरती ही पसंद आती है, इसमें ऐसी क्या बात है। वाह आबदा मैं परेशान हूँ और तुम इसकी हमायत कर रही हो। सच्ची बात तो यह है कि इतने हुस्न के बावजूद मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई। मुझे जो लड़की पसंद है वो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ, मगर मेरा देखो हुरिया आम सी लड़की है, यूं भी दोनों ही एक पल को नहीं बनती। वजाहत हुरिया को पसंद भी नहीं करता, और मैं नहीं चाहती कि अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करूँ जो उसकी पसंद ना करता हो। तुम लड़की को देखो, परखो, मुनासिब हो तो बात आगे बढ़ाओ। आबदा बेगम भी खूब जानती थी कि वजाहत को अपनी वजाहत पर खासा घमंड है, और इनकी इकलौती खूबसूरत बेटी को वो पसंद नहीं करता। फिर वजाहत के इसरार पर हलीमा बेगम इनके घर भी गई, मगर ज़ेबा अपने किसी दूसरे रिश्तेदार से मिलने लाहौर गई हुई थी। इसे भी अभी लाहौर जाना था। यार ये हुस्न वाले भी अजीब होते हैं, कितने बेनियाज और लापरवाह होते हैं कि किसी की बेकरारी का एहसास होता ही नहीं है। वजाहत तो बिल्कुल ही पटरी से उतर गया था, और तुम जैसे इंतहाई अहमक होते हैं। वजाहत ये कोई ज़माना है किसी परियों पर मिटने का, अयाज ने कहा। चलो मैं तो किसी पर मर मिटा हूँ, तुम तो सर राहे चलती हर पर मर मिटते हो। यार कसम से हद होगी, वो भी कोई लड़की थी जिस पर तुम मर मिटते थे। वजाहत अयाज को इसके दिल फेंक हरकतें याद दिला रहा था। अच्छा यार देख लेंगे तुम्हारे इस गुल रुख को जिसने तुम्हें एक नज़र में पागल कर दिया है, मगर मोहतरमा लाहौर से वापस भी तो आए। मेरा ख्याल है पप्पो को फ़ोन करके मालूम करता हूँ। वो फिर बेकरारी से दिल के सब बदवासी में जो नंबर मिला वो हुरिया का था। हेलो पप्पो मैं बोल रहा हूँ वजाहत। वो दूसरी जानिब से आवाज़ सुने बगैर जल्दी से बोला तो हुरिया की हंसी छूट गई। इस बदवासी पर इसने भी तंग करने की ठानी। फुप्पो आपका दिमाग दुरुस्त तो है मिस्टर, मैं आपकी फुप्पो लगती हूँ, मैं ज़ेबा बात कर रही हूँ। इसे ज़ेबा की आवाज़ तो सुनी नहीं थी, फिर भी आवाज़ बदल कर बोली तो वजाहत के कानों ने सुना। इसने आवाज़ बाख्ता कर दिया, जी आप ना। वो सोफे पर से उछल कर खड़ा हो गया, हैरत और खुशी से मुंह खुला और आंखें फैल गई। हौसला करो। अयाज ने उठकर इसे पानी पिलाया। वो आ गई, अयाज आ गई है। इसकी बुखलाहट में वो रिसीवर पर हाथ रखना भूल गया। हुरिया मज़े ले रही थी। आ गई, वो कौन आ गई? हुरिया ने तेजी से पूछा। पानी पी कर वजाहत ने खुश खलक को तर किया। धड़कते दिल पर हाथ रखा। मुबादा उछलकर फ़ोन के अंदर ना चला जाए। जी कोई भी तो नहीं, वो मेरा दोस्त है ना अयाज। अच्छा अब लड़कियों के नाम भी अयाज होने लगे। खैर आसिया आंटी तो घर पर नहीं है। हो तो ना हो, इनसे बात करने को कौन मरा जा रहा है। आप बताएं आप कब आई? बात वो इससे कर रहा था, मगर मुठ्ठियाँ भींचकर खुशी का इज़हार अयाज के सामने कर रहा था। अरे वाह, मैं क्यों बताऊँ, आप जाने कौन है और मैं जानती हूँ। ये पाकिस्तान में आजकल फैशन ही निकल रहा है कि रॉन्ग नंबर पर लड़कियों को फ़ोन बनाया जाता है, और आप मुझे भी फूल बनाना चाहते हैं। ये नंबर कहाँ से लिया आपने? हुरिया ने अच्छे खासे सख्त लहजे में से डांट दिया था। आज जी नहीं मिस ज़ेबा, आपको गलत फहमी हो रही है, मैं कोई रॉन्ग नंबर नहीं हूँ। फिर 10 नंबरी तो ज़रूर होंगे। वो इसकी बुखलाहट से हिज उठा रही थी। जी नहीं, मैं आसिया पुप्पो के भाई का बेटा हूँ वजाहत, और हम एक दूसरे से पुप्पो के घर मिल चुके हैं। सफ़ेद झूठ। हुलिया ने बमुश्किल हंसी को दबाया। यकीन जानिए इस रोज़ जुम्मे को पुप्पो के घर आप भी थी और मैं भी। अच्छा तो आप वही है ना, बड़े कान, छोटी नाकें, लंबी नाक, हाथ के फर्स्ट कज़न से
आतिक की फर्स्ट कज़न से मुशाबा आप ही थे ना? वो भी बदले बदले ले रही थी। इसकी पहचान पर वजाहत ने बुरा सा मुंह बनाकर अयाज को देखा, जो रिसीवर के साथ कान लगाए सब सुन रहा था और हंसी जब्त करने की कोशिश में चेहरा सुर्ख हो रहा था। पीछे हट मरदूद, सारी बेइज्जती सुनकर ही दम लेना है। वजाहत ने रिसीवर पर हाथ रखकर अयाज को पर्दे केला। हेलो, लगता है आपको मेरी बात बुरी लगी है। वो भी हंसी रोक रही थी। जी नहीं, मुझे तो खुशी हुई है जानकर कि हुसन बजिला सिंज भी हैं। पता नहीं कौन क्या है भाई, मुझसे ऐसी मुश्किल उर्दू में बात ना किया करें। आपको पता है कि बड़ी वाजिबी सी उर्दू से वाकफियत है अपनी। खैर ये बताएं, अब आप कब आएंगे अपनी पुप्पो के यहाँ? हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो ज़रा अतरा कर बोले तो वजाहत का दिल चाह फ़ोन के तार में दाखिल हो जाए। जी ज़रूर, मैं कल ही आ जाऊँगा। वो खुशी से बेकाबू होते आवाज़ के साथ बोला, कल ही क्यों, अभी क्यों नहीं? देखें ना, बारिश हो रही है, आंटी घर पर नहीं है, मुझे डर लग रहा है ना। वो बिल्कुल बच्चों के से अंदाज में बोली तो वो इसी अपनायत पर दिल ही दिल में नसार हो गया। अच्छा, मैं कुछ इसे चू नज़रों से अयाज को देखा। इस वक्त ज़ोर से बिजली कड़के लाइट चली गई, साथ ही फ़ोन की लाइन कट गई। कितने खुश नसीब हो ज़ेबा कि पहली नज़र में एक मुलाकात में कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो, जहाँ शायद मैं उम्र भर के रास्तों के बाद भी ना पहुँच सकूँ। वजाहत, तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। वो इसकी कुर्बनाक एहसास के साथ कितनी ही देर बेसुध बैठी रही। हुरिया हुरिया बेटे, मोमबत्तियाँ तो जला दो, किस कदर अंधेरा हो रहा है। और वहाँ जाकर खाला की खबर लो, जाने वजाहत है कि नहीं घर पर। खुद तो वो उठ भी नहीं सकती। नमाज के लिए तख्त पर बैठी आबदा बेगम ने कितनी ही बातें कर डाली। वो अभी उठी ही थी कि लाइट आ गई। अरे वाह, आज तो बिजली वालों ने इतनी जल्दी बिजली भेज दी, वो भी इतने ख़राब मौसम में। वो सुर्ख शॉल को शानों पर लपेटते इधर आ गई। वो फ़ोन के बाद वजाहत के तासुरात देखना चाहती थी। इसे यकीन था कि बदहवासी में पुप्पो की बजाय वो इनका नंबर मिला बैठा था। कितने शीरी हैं तेरे लब की रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। हाथी के फर्स्ट कज़न अभी जाना है कोई जाना? अयाज मुस्तकिल इसे थिएटरे जा रहा था, छिड़े जा रहा था, जो इसके छेड़छाड़ से बेनियाज हाथों का तकिया बनाए लबा पर मुस्कुराहट लिए हसीन इत्तफाक पर खुश हो रहा था कि ज़ेबा से बरह रास्त मुलाकात होगी। यार अयाज, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यूं हसीन इत्तफाक हो जाकर वो खुश अदा मुझसे हम कलाम हो जाएगी और कहेगी, हाथी का फर्स्ट कज़न, मर जाओ कमीने, मेरी किस्मत बेरी कि तुम यहाँ मौजूद थे, वरना। वजाहत ने इसकी तरफ कुशन उछाला, वरना तुमने झूठ बोल बोल कर अपनी आकबत ख़राब करनी थी, और मेरा दिमाग भी किसने ये कहा वो कहा। अयाज ने आराम से कुशन खींच कर कैच कर लिया था। खाला जान सुन कमीने, हुरिया आ रही है, खबरदार। जो इससे किसी बात की भनक भी पड़ी तो वो ख्वाम खातर आएगी। मजाक बनाना तो उसकी आदत है, देखो इसे खबर ना हो किसी बात की। वजाहत ने अयाज को मना कर दिया, मगर वो शोखी से मुस्कुराता रहा। वजाहत ने फ़ज़ा में तंबी मुक्का लहराया। खाला जान, अरे अयाज तुम कब आए? हुरिया हलीमा बेगम से मिल आई थी। महज बहाना बनाकर वजाहत के कमरे में ही वो किताब पकड़कर बैठ गया। हुरिया इसे नज़रअंदाज करती अयाज की तरफ बढ़ी, जो शौक से वजाहत को देख रहा था। अरे हुरिया, कैसी हो भाई? आओ तुम्हें एक ज़बरदस्त खबर सुनाऊँ। सच? क्या बात है? हुरिया इश्तियाक से बोली। वजाहत ने अयाज को घूरा। कसम से ऐसी बात है कि सुनकर मज़ा आ जाएगा। अयाज को मज़ा आ रहा था वजाहत को सताने में। वजाहत ने मिन्नत भरे अंदाज में इसकी तरफ देखा था। हाँ, मैं बता रहा था कि वजाहत हाथ में किताब पकड़कर खड़ा हो गया कि ये फ़ोन है। अच्छा, मैं समझी तुम्हारा सर है। वैसे ना बताओ, मेरे पास भी खबर है तुम्हारे लिए, मगर अब नहीं बताऊंगी। हुरिया इस बात से बेखबर थी कि अयाज ने क्या बात करनी है। इसका मतलब है तुम्हारे पास भी कोई खबर है? बिल्कुल है, और ऐसी है कि तुम सुनते सुनते लुटपुट हो जाओगे, मगर अब तो हरगिज़ नहीं बताऊंगी। बताओ ना, कुछ बताओ ना प्लीज़। अयाज और हुरिया आपस में उलझ के वजाहत ने मौका गनीमत जानकर दोनों को उलझे देखा अब इस बात को भूल जाएंगे। वो बेफिक्र होकर वॉशरूम में घुस गया। बेचारा हाथी का फर्स्ट कज़न। हुरिया ने बंद दरवाजे को देखकर हंसना शुरू कर दिया। क्या मतलब? अयाज हैरत से इससे देखने लगा। वो इससे यही तो बताना चाह रहा था। जवाबन हुरिया ने इसे सारी बात बता दी तो वो दोनों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। यार, ये तो ज़बरदस्त इत्तेफाक हो गया। मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता था, और वो खफा हो रहा था कि सारी दुनिया को ये बात पता चल जाएगी, मगर तुम्हें ना चले। पागल है ये लड़का। अयाज ने जेब से रुमाल निकाल कर आंखें साफ की, जो हंसते हुए भीग गई थी। मैं इसकी बदहवासी को जानती हूँ। इसने बुखलाहट में पुप्पो की बजाय हमारा नंबर मिला दिया था। खैर तुम इसे बताना मत, ये हुआ है। अभी तो मैं इसकी हिमाकतों से लुत्फानंदोज़ होना है। हीरो नंबर 95 की दीवानगी का मज़ा लेना है। फिर दोनों ने किसी मसलहत के तहत इसे ये बात छुपाई। वजाहत एक जलवे से दीवाना तो हो चुका था। जब से आवाज़ सुनी थी वो इसी आवाज़ के जादू में खोया रहता। यार क्या आवाज़ है इसकी, जैसे घंटियाँ बज रही हों, जैसे दूर कहीं झरना बह रहा हो, जैसे 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 जंग आलूद छुरी को फर्श पर रगड़ा जा रहा हो। हुरिया ने जुमला मुकम्मल किया। वजाहत ने खा जाने वाली नज़रों से इससे घूरा, मगर इस मामले में वो इससे उलझना नहीं चाहता था। इसी शाम वो घर में किसी को भी बताए बगैर ज़ेबा का पता करने पुप्पो के यहाँ आया। बड़े तमाम से तैयार हुआ। पुप्पो के लॉन से गुजरते हुए इसने ज़ेबा के लिए अधखोले गुलाब की कली को तोड़ा, सूंघा और ज़ेबा का तस्वुर करके मुस्कुराया। पुप्पो कहीं गई हुई थी और वह सीना जाने कहाँ थी। वह इंतजार के लम्हात गुजारने के लिए ड्राइंग रूम में बैठ गया। गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर तो इससे बात हो चुकी थी। इससे रौब हुसन कुछ कम हो गया था और इसने कली पेश करने की हिम्मत कर ली थी। वो इसकी बातें याद करके ज़ेरे लब मुस्कुराए जा रहा था। शरीर कहाँ कह रही थी, हाथी का फर्स्ट कज़न, जाने किसको देख लिया होगा। खैर आज खुद देखेगी तो। वो इसके तस्वुर में खोया कली
को देखे जा रहा था। फिर वो सोफे पर नीम दराज हो गया, तसव्वुर जाना में गुम हो गया। वो तसव्वुर में कली ज़ेबा को पेश कर रहा था। ये कली और इसका हुस्न तुम्हारे सामने हैसियत में क्या रखता है? ज़ेबा, तुम तो मिसल हूर हो, इश्क का ये लतीफ़ नजराना कबूल करो। हाय मैं मर जावा साहब जी, इतनी खूबसूरत कली तो मुझे बड़ी पसंद लगती है। पुप्पो की सुर्ख सफ़ेद मुलाजमा ज़ेबुन्निसा ने कली इसके हाथ से छीना। वो इस बदतमीज़ हमले के लिए कब तैयार था। बड़बड़ा कर जब उठा तो वो कली को होंठों से लगाए खड़ी थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कली लेने की? वो दाड़ा, लो जी, खुद ही तो कह रहे थे कि ज़ेबा ये कली तुम्हारे लिए है, तुम इसलिए हूर हो। वो पूरे दांत निकाल कर हंसी तो वजाहत ने सर थाम लिया। हसीन तसव्वुर का ये अंजाम, गुस्से से इसका बुरा हाल हो गया। देखो यहाँ से फ़ौरन चली जाओ। तुम ज़ेबुन्निसा हो, ज़ेबा नहीं। ज़ेब हो या ज़ेबुन्निसा, फ़र्क ही कितना है। मेरा होने वाला मंगेतर भी मुझे प्यार से ज़ेबा ही कहता है। वो बल खा कर दूसरी तरफ होते हुए बोली, पुप्पो पुप्पो। वो बोलता वो उठा, ले वो घर पर होंगी तो सुनेंगी ना। ज़ेबुन्निसा जल्दी पर तेल डाले जा रही थी। ज़ेबा ज़ेबा, वो इतनी बेतकल्लुफ़ी से ज़ेबा को पुकारा था जैसे वो दोस्ताना मुराजिम हो। लो कर लो बात, इतनी सी आवाज़ लाहौर थोड़ी पहुँच सकती है। वो तो अभी लाहौर से ही से नहीं आई क्या? दूसरे धमाके ने इसकी आवाज़ छीन लिया। कल तक तो सारी कार्रवाई निगाहों में घूम गई, वो आई नहीं तो फ़ोन पर कौन थी? इसका मतलब है फ़ोन भी इस बदतमीज़ जंगली ने रिसीव किया होगा। ज़ेबा लाहौर से नहीं आई तो इसका मतलब है फ़ोन पर वो बदतमीज़ बातें तुमने मुझसे की थी। हैं जी। वो खूनख्वार अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा तो वह मुंह खोलकर हैरत से तकने लग गई। अब ज़्यादा मासूमा बनने की ज़रूरत नहीं है। कैसी मकाली से आवाज़ को खूबसूरत बनाकर कह रही थी। हमारे गुस्से के मुंह से अल्फाज ही निकल रहे थे। क्या कह रही थी जी? हाथी का फर्ज कज़न लगते हैं आप तो। क्या मैंने आपको हाथी का? तौबा करें तौबा, हाथी मुझे बड़ा पसंद है। तुमसे तो मैं खूब अच्छी तरह समझूंगा। नदामत, बौखलाहट, तसव्वुर जाना का ये हशर नशर, इन सब बातों ने मिलकर इसे सख्त गुस्से में मुब्तला कर दिया था। वो इंतहाई बदतमीज़ लड़की है यार, जिसने बहुत बदतमीज़ी की है। कली छीन ली मुझसे और सितम तो ये कि क्या मुझे और ज़ेबा में फ़र्क क्या है? और इसने गुस्से में कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया, एक सोफ़ा उलट दिया। इसकी हालत पर अयाज हंसने लगा। शर्म नहीं आती तुम्हें कमीने आदमी, हंस रहे। और तुम्हें पता है इस रोज़ जो मैंने पुप्पो को फ़ोन किया था वो रॉन्ग नंबर जाकर लगा था। वो मारूक तो अभी लाहौर से आई नहीं है। और वो बदतमीज़ लड़की जाने कौन थी? ये आवाज़ हाथी के कज़न और मुझसा घामड़ कौन है कि बोले जा रहा हूँ, खुश होए जा रहा हूँ। और हमाकत की हद ये है कि बन सवर के पहुंच गया मुलाकात के लिए। ये रहा सारा बनाव सिंगार। फिर वजाहत ने अपने बनाव संगार को जो बड़े एहतमाम के साथ ज़ेबा के लिए किया था बिगाड़ना शुरू किया। पहले तो इसने शर्ट का पहला बटन आखिरी बटन से बंद किया, जीन्स का एक पांचा ऊपर चढ़ा लिया, दूसरा यूं ही रहने दिया। फिर हाथों से बालों का ऐसा हशर किया, लग रहा था कि सर में बम फोड़ा गया है। इस दौरान अयाज पेट पर हाथ रख के हंसे ही जा रहा था। मर जाना कमीने, इस तरह हंसते हंसते फोत हो जाना जलील आदमी। लेकिन असल गाँव दी तो मैं खुद हूँ। मारो मंतर मारो मुझे बाबा, मैं फूल बन गया। वजाहत ने अयाज को अच्छी तरह मारा। फिर गुस्से में उल्टे सीधे मुंह बनाकर हंसने लगा। अभी ठीक करवाता हूँ पागलपन को। मेरी बात सुनो दीवाने, ये तो पूछो रॉन्ग नंबर कहाँ लगा था। वजाहत ने बेड पर से नीचे छलांग लगाई। आपके दुश्मन के मोर्चे में जा मिला था। और हाथी का कज़न, लंबे लंबे कान, मैं कितना अहमक हूँ। मैं कहता हूँ इस बंदिया की जुर्रत की मुझे हाथी का कज़न के मुझसे खुशकपियाँ करे नहीं छोड़ूंगा। मैं अहमक, मैं पागल। वजाहत ने जोर से अपने बाल नचे। नो डाउट। अयाज का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वज्जू वजाहत हुलिया की आवाज़ आई। आ गई, यही है, आ गई। आज से कत्ल होना पड़ेगा मेरे हाथों। हटो पीछे। वजाहत उलट पलट कर कमरे की चीज़ों को फलांगता आगे बढ़ा। दरवाज़ा खुला तो 1 2 3 कहीं धमाके हुए और बिजली दिल पर गिरी। हवास ख़त्म हो गए और वह सख्ती की हालत में रह गया। पुप्पो और इनके पहलों में हुसैन की बिजलियाँ गिराती परी पेकर ज़ेबा खड़ी हैरान मगर कदरे नागवार। राना अंदराज में कमरे और सामने खड़े वजाहत को घूरी थी, जो इस वक्त हकीकी मजनू लग रहा था, जिसने बरसों से हराओं की खाक छानी हो। चाके गिरीबां, बाल परेशान, वो साकिन नजरों से इस तरफ ही ज़ेबा को देखेगा। हुरिया जो बराबर में खड़ी थी अपनी हंसी रोकने की कोशिश में सुर्ख हो रही थी। आगे बढ़ी, सामान उठा कर इधर उधर रखने लगी। आइए फुप्पो, अंदर आइए ना। आदाब फुप्पो। अयाज ने खुद अपने चाक के गिरबां बंद किया जो वजाहत ने खोल डाला था। नहीं फुप्पो, आप अंदर नहीं आ सकती। और आप तो हरगिज नहीं आ सकती। वजाहत ने दोनों बाजू फैलाकर रास्ता रोका। वज्जू, ये क्या नाटक करते रहते हो? और ये क्या हुलिया बना रखा है? और ये कमरे का क्या हशर किया हुआ है? हलीमा बेगम ने वजाहत को डांटा और इसे हटाकर कमरे का जायजा लिया। ये हालत है तो इनकी, तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? ज़ेबा जिसने पहली बार वजाहत को देखा था, इसकी आंखों में अब रुख बदल कर तमस्खराना लग रही थी। हुरिया और अयाज एक दूसरे को देखते हंसी रोकते और कभी ज़ेबा और कभी वजाहत को घूरते, जिसने जाने कौन कौन से मंसूबे बनाए थे पहली मुलाकात की फर्स्ट इंप्रेशन के, जो सब इसकी दीवानगी का नजर हो गए थे। हुरिया, बेटे उठाओ सामान, कमरे का हुलिया दुरुस्त करो। और ये भाईजान कहाँ है जो तुम भाईजान को बहुत
तंग करते हो, ये क्या हाल किया हुआ है कमरे का, दीवाना कहीं का। फूफा मुस्तकिल ऐसे डांटते जा रही थी जिनको इसकी आमद ने साख्त कर दिया था। ऐसा ना कहें फूफा। वजाहत इस मदहोशी में मुड़ा और ज़ेबा हाथ पकड़कर बोला, चुप हो जाइए आंटी, जाइए यहाँ से। ज़ेबा कदरे खौफजदा होकर अपना हाथ छुड़वाते हुए पीछे को पलटी। हाँ चलो बाहर चलते हैं। वजाहत, जल्दी से हलीमा दुरुस्त करके आओ, अब बच्चे नहीं हो के ऐसी हमाकते करते फिरो। आओ ज़ेबा। और इसने पलक भी नहीं चिपकाई और वो सब कुछ हो गया जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसने दूसरी मुलाकात इस रूप इस अंदाज से, यार तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा कि वो आई थी। वो रोबोट किस अंदाज में अयाज की तरफ पलटा। जी हजूर, वो नफ्स ब नफ्स तशरीफ लाई थी और आपको इस रूप इस दीवानगी के आलम में इस तप्तल में ढेंचू करते देख कर ना बेजुबान खुद पागल करार दे गई हैं। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ हो सकता है, मैं हाथी का कज़न हो सकता हूँ, फूल बन सकता हूँ, तो वो मेरे घर का आकर मुझे पागल कह सकती है। हाँ दीवाना हूँ मैं, तेरा दीवाना हूँ। हसीना मैं पागल, मैं दीवाना। वजाहत ने दीवानों जैसा कहका लगाया और फिर अयाज के बाजू पर जोर से दान काट दिया। सीख सीख। इस आवाज़ पर वजाहत ने मुड़ कर देखा तो दरवाजे में खड़ी हुरिया आंखों में शोखियों लिए सीख सीख कर रही थी। वो इसकी तरफ लपका मगर पाँव के नीचे जाने क्या चीज़ आ गई कि वो लखड़ा कर वहीं ढेर हो गया। खाना लग चुका है, पुप्पा जान ने कहा है कि हुलिया दुरुस्त करके आना, लड़की खौफजदा हो गई है। तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों से, आज तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होकर रहेगा। वजाहत हुरिया की तरफ बढ़ा मगर अयाज ने रोक लिया। इसे कत्ल बाद में करना, पहले हुलिया दुरुस्त करके आओ। और ये जो तुमने हरकतें शुरू कर दी है ना, इनसे कोई भी लड़की तुम्हें पागल तो करार दे सकती है, पसंद नहीं कर सकती। चलो उठो। फिर वो वॉशरूम में घुस गया। वो जब सफ़ेद शलवार सूट में परफ्यूम में नहाकर लौटा तो इसका दिमाग ठिकाने आ चुका था और इस दीवानगी और इंप्रेशन को मिटाने के लिए बहुत से तरीके भी अयाज ने बता दिए थे। अदा पुप्पो, अयाज का दिया हुआ पहला सबक, जीते रहो। और वो सब क्या था? पुप्पा ने इसे फ्रेश रूप में देखकर पूछा। वो सब इसने हैरत से इसे देखा, फिर याद आया। ओ अच्छा, वो दरअसल पुप्पा हमारे स्कूल में ड्रामा हो रहा था। तो व्हाट, स्कूल में? ज़ेबा ने इसे घूरा। यूथ क्लब में। नीचे से अयाज ने जोर से पाँव मारा तो वह बिलबिला उठा। जी पाँव, मेरा मतलब है यूथ क्लब में एक ड्रामा था तो ये इसकी रिहर्सल थी जो आपने मुलाहिजा फरमाई। अरे ज़ेबा, आप ये नरगिसी कबाब तो लीजिए, खुद अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। वजाहत पर जाने कौन सी बुखलाहट सवार थी या ज़ेबा का रोबे हुस्न था कि इसने एक हाथ 4 कबाब ज़ेबा की प्लेट में रख दी। या अल्लाह, इस लड़के को क्या हो गया? हलीमा बेगम ने सर थाम दिया। वहशत की इब्तदा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अयाज और हुरिया ज़ुमानी अंदाज में मुस्कुराइए। वज्जू, आज तुम घर पर गए थे? जी पुप्पो, जब मैं गया था तो आप लाहौर से वापस नहीं आई थी, मैं ज़ेबा से मिलकर आ गया। लो अयाज, बिरयानी पर रायता डालो ना, इस कदर बदहवास होने की क्या ज़रूरत है। लो ये लो। वजाहत पर चौंके ज़ेबा की नज़रें थी और वो बुकलाए जा रहा था और इसी सबब ज़ुबान उल फुल बक रही थी और हाथ कुछ का कुछ कारनामा अंजाम दे रहे थे। अब भी इसने अयाज की प्लेट में बिरयानी पर स्वीट डिश के लिए बना शीर खुरमा ढेल दिया। ज़ेबा का दिल ख़राब होने लगा। वो हाथ साफ करते हुए खड़ी होगी। अरे मिस ज़ेबा, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। भला 3 प्लेट बिरयानी फिर नान और एक चरगा भी कोई खुराक होती है एक लड़की के लिए? और ये सलाद तो आपने छुआ भी नहीं। क्यों? इसलिए कि ये आपने नहीं बनाया। हुरिया ने ज़ेबा की तरह बढ़ाई जाने वाली सलाद की डिश वजाहत के हाथ से पकड़कर मेज़ पर रख दी। हलीमा बेगम के साथ आसिया बेगम को भी गुस्सा आ रहा था। ज़ेबा के चेहरे पर बेजारी नुमायां थी। वजाहत खबरदार, आइंदा जो तुमने किसी ड्रामे में हिस्सा लिया, इस कदर खुद पर सवार कर लिया कि होश ही नहीं। आसिया बेगम ने यकीन कर लिया था गोया कि वाकई ड्रामा हो रहा था। वो आंटी, ये वाकई आपके ही बेटे हैं? ज़ेबा को यकीन नहीं आ रहा था कि हलीमा बेगम जैसी पुरवकार खातून का बेटा ऐसा हो सकता है। हाँ बेटा मेरा ही है, इस रोज़ जुम्मे को मिले थे मैंने तारुफ भी करवाया था। हलीमा बेगम ने ठंडी आह भरकर कहा। इनको कब इल्म था कि वजाहत किसी लड़की से इस हद तक भी मुतासिर हो सकता है कि जो करूं जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं। अच्छा, मुझे तो याद नहीं। ज़ेबा को वाकई याद नहीं था कि इससे कबल वो वजाहत को देख चुकी है। वजह किस्सा ही पार, इन्हें कुछ खबर ही नहीं है और यहाँ ज़िंदगी बर्बाद। हुरिया ने आहिस्ता से कहा तो वजाहत इसे घूरने लगा। अच्छा, अब आप सब चाय पियेंगी? नहीं, ज़ेबा ने इसके पुरखुलूस पेशकश रद्द कर दी थी। और पुप्पो आप? बेटा मैं सब चाय नहीं, अलबत्ता तेज़ सी चाय पीऊँगी, बनाते हो और वो भी तुम्हारे हाथ की। अब भी लाएं फुप्पो? हुरिया चली गई। जीती रहो। पुप्पो ने इसे दुआ दी तो वजाहत जलकर कबाब हो गया। ये सितम क्या कम है कि इस जैसी लड़की का नाम हुरिया रख दिया गया है। पुप्पो, ऊपर से आप इसे बड़े प्यार से हूर कहती हैं। भला हूरें कभी ऐसी हो सकती हैं? हूरें तो। वजाहत ने कुछ फासले पर बैठी स्याह लिबास में मलबूस ज़ेबा को देखा जो बहुत बोरियत महसूस कर रही थी। असल में हूर कहलाने की हकदार हुरिया जैसी लड़कियां ही होती हैं बेटे, मगर इस जैसी सांवले रंग और आम नकुश वाली लड़कियों की खूबसूरती सिर्फ दीदा बिना रखने वालों को नजर आती है और शऊर रखने वाले मर्द ही इनकी कदर करते हैं। तुम जैसे तो वैसे ऐसी अच्छी लड़कियों के काबिल ही नहीं होते। हलीमा बेगम ने कदरे फासले पर बैठी ज़ेबा पर नजर डाली। इसे हुस्न से ज़्यादा गुमान था और उल्टे सीधे मुंह बनाकर वो अपनी बोरियत का इजहार कर रही थी। वो लड़की वाकई इतनी खूबसूरत थी कि वजाहत तो क्या कोई भी लड़का इसके हुस्न के शहर में खो सकता था। अम्मी, आपके हवासों पर तो हुरिया सवार रहती, इसकी मोहब्बत का चश्मा उतार कर देखें ज़ेबा क्या चीज़ है। और आपको ये भी तो ख्याल होना चाहिए कि ज़ेबा वो माँ से खफा सा हो गया था जो ज़ेबा के हुस्न के शहर में खोने की बजाय हुरिया की तारीफ कर रही थी। फजूल बातें ना करो, ना जान ना पहचान। अरे भाई क्या खुसर पुसर हो रही है माँ बेटे के दरमियान। लो बेटी, आबदा बेगम ट्रे में ड्राई फ्रूट लिए
पहले वजाहत और हलीमा बेगम की तरफ बढ़ी, फिर देश ज़ेबा की तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स, चलिए आना आंटी, मैं लाहौर से थकी हुई आई हूँ ना। बुरा सा मुंह बनाकर ज़ेबा ने ड्राई फ्रूट लेने से इनकार किया और आसिया बेगम की तरफ बेजार नज़रों से यूं देखा जैसे लाहौर से पैदल आई हो। हाँ हाँ भाई चलो, हाँ हाँ भाई चलो। आसिया बेगम ने मेज़ पर से पर्स उठाया और खड़ी हो गई। अच्छा भाभी जान, इजाज़त है? आबदाबाजी, मुझे आपसे काम है, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। चलिए फुप्पो, मैं आप लोगों को छोड़ आता हूँ। नहायत मुस्तदी का मुजाहरा करते हुए वजाहत ने कारपेट से चाबी उठाई। क्यों, ड्राइवर किसके लिए है? और तुम अपना हुलिया दुरुस्त रखा करो बेटे, अभी तुम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, क्या इंप्रेशन पड़ा होगा लड़की पर? और ज़ेबा तो है भी कुछ नकचड़ी सी। ज़ेबा आगे बढ़ गई तो पप्पो ने इसे आहिस्तगी से कहा, तो इसने कुछ ना सुना ना समझा, इसे तो बस ड्राइवर दीन मोहम्मद पर ताव आ रहा था। ये चाबी गाड़ी की नहीं अलमारी की है। इनके जाने के बाद वो गुमसुम सा चाबी हाथ में लिए खड़ा था कि हुरिया ने इसके हाथ से अलमारी की चाबी लेते हुए कहा तो वो किसियाना सा हो गया, मगर चीम कर वो हमेशा ही इसे डांट कर मिटाया करता था। जी अपनी लड़की, कभी अपने घर को भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करो, हर वक्त हमारे सरों पर सवार रहती हो। वैसे ज़ेबा बीबी बड़ा अच्छा मशवरा देकर गई है खाला जान को कि आंटी अपने बेटे को किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारी इस बात पर इसके खिलाफ हो जाऊंगा? अरे हुसन वालों को हर बात का हक होता है और वो तो मलका हुसन है, मेरे दिल की महारानी है। तुम इससे क्यों चलती हो? मैं सब जानता हूँ। तुम जैसा तो ज़ेबा की राहों की धूल के काबिल भी नहीं होती। वजाहत की सदा की नफरत इसके तलख लहजे में ढल गई तो कुछ देर के लिए हुरिया का चेहरा धुआं धुआं हो गया, आंखों में नमी चमकी, मगर जल्दी इसने खुद पर काबू पा लिया। मुझे इसकी राहों की धूल बनना भी नहीं है। हाँ, तुम्हें ये सादत नसीब हो जाए तो मानेंगे तुम्हारे जुनूनी इश्क की करामात भी। वो बड़े जब्त के साथ बोली, हूँ धूल नहीं, मैं तुम्हें इसके सर का ताज बनकर दिखाऊंगा। वो अपने अफलातूनी मोहब्बत के जम में बड़े तुमाद से बोला था। चलो देख लेंगे। तुम भी नहीं हो, मैं भी यही हूँ। तुम भी नहीं हो, हम भी नहीं। हुरिया दुनिया को देख चुकी थी और इसके तवार भी बता रहे थे कि वो वजाहत जैसों को लिफ्ट कराने वाली नहीं हूँ। चले गए मेहमान। अयाज वजाहत के कमरे में इसका मुंतज़िर था। हाँ देखा तुमने, क्या मैंने झूठ कहा था? कैसी है वो, किस कदर हसीन है, कितना मली है इसका हुस्न, आवाज़ का जलते रंग और बात करने का नरम अंदाज, कैसा है मेरा इंतखाब। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, जाने ये इसकी हसरत थी कि इसकी नज़र ज़ाहिरी सतह से आगे नहीं जाती थी। वो बड़े तमाद से अयाज से अपने इंतखाब की दाद चाह रहा था। हूँ लाजवाब है, बशर्ते कि वो तुम्हें मुंतखब भी कर ले। ऐसे एक बात तो बताओ, ये सारे जोकरों वाले करतब आज ही दिखाने थे तुमने? या अयाज ने आज बेखुदी में सरजद होने वाली हरकतों पर तनकीद की तो वो सीने पर हाथ बांधकर नीम दराज होकर मुस्कुराने लगा। अरे यार तुम्हें क्या बताऊं, बेखुदी में हो जाता है ये सब। इसे देखता हूँ तो हवास जवाब देने लगते हैं, इसलिए वो जनाब को पागल करार दे गई हैं। अरे तुम हुसन के नाजो अंदाज क्या जानो, इनको तो हक पहुंचता है ऐसी बातें करने का। एक तो यार मुझे इस बुढ़े पर बड़ा ताव आ रहा है। वो रुख ज़ेबा में खोया हुआ था कि यकदम ड्राइवर दीन मोहम्मद पर गुस्सा आ गया। यार अंकल के वाले साहब के ज़माने का ड्राइवर, मगर मजाल है जो आज तक ज़रा भी हार्ट फेल हुआ हो या पाँव कप कपाते हो। इतनी ताकत है, अब अगर ना आता या कम से कम इसे खांसी का दौरा ही पड़ जाता तो मैं इन्हें छोड़ने जाता, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे रह रहकर दीन मोहम्मद पर ताव आ रहा था। अब की बात तो छोड़ो, ज़ेबा को उम्र भर का ड्राइवर बनने की क्या इकदामात किए। इकदामात तो बहुत सोचे हैं, कुछ भी हो यास मैं इस लड़की को हासिल करके रहूँगा, ख्वाह मुझे कुछ भी करना पड़े। वो मेरा आइडियल के पेकर में ढला हसीन शाहकार है। तुम्हें तो मालूम है कि मुझे किसी ऐसे ही लड़की की तलाश थी जो इस कदर हसीन हो, जब मेरे साथ चले तो लोग हमारी जोड़ी को रश्क भरी नज़रों से देखें, और वो सब कुछ ज़ेबा में है जो मैं चाहता हूँ। वजाहत ज़ेबा के तस्वर में खोया हुआ बोलने लगा, खासी बददिमाग और मगरूर सी है। अयाज उखड़े हुए लहजे में बोला, वो हुस्न ही क्या जो मगरूर ना हो। अच्छा फिर तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है मेरे मजनू, हम तो चले। वजाहत से पीछा छुड़ाकर वो अपने कमरे में आई। कितनी ही देर वो कद आदम आईने के सामने अपना जायज़ा लेती रही। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, मगर कशिश बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसकी अक्सर सहेलियाँ कहा करती थी, काश हुरिया हम भी तुम्हारी तरह होते, गहरे रंग पहनती या हल्के, सब इस पर सूट करते। मगर वजाहत को तो कभी भी इसमें कोई खूबी नज़र ही नहीं आई थी, या शायद इसमें वजाहत के काबिल कोई बात थी ही नहीं। खुदा करे वजाहत तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए, मैं शायद तुम्हें महरूम तमन्ना ना देख सकूं। बारिश तेज़ हो गई थी। हुरिया बालकोनी में आ गई। कॉरिडोर में अयाज बारिश रुकने के इंतज़ार में था। हुरिया से बराबर वाला घर इसका था, इसलिए तीनों का बचपन साथ गुजरा, लड़ते खेलते, मगर वजाहत बहुत धांसू था, हर बात अपनी मनवाना, ना मानी जाए तो लड़ता, हुरिया को बेवजह ही मारता है। ऐसे में जब वो हुरिया के साथ ज्यादती कर रहा होता, अयाज हुरिया के सामने खड़ा हो जाता, इसकी हिमायत करता। यूं लड़ते हुए तीनों का बचपन गुजर गया। अयाज अब भी हुरिया को बहुत एहसास करता है। इसे मालूम था कि हुरिया वजाहत जैसे पत्थर को चाहे जा रही है। हुरिया ने आंचल से चेहरा साफ कर बाहर आ गई। अब्बू और अम्मी तो आराम कर रहे थे, वो कहवा बनाकर बाहर ले आई।
सर्दी भी हो, बारिश भी हो रही है हो, तो ऐसे में गरम गरम कहवा बहुत सुकून देता है। हुरिया ने मखसूस खुनके हुए लहजे में कहा। कहवे का मग किसकी तरफ बढ़ाया। वो जो अभी इसके बारे में सोच रहा था, इसे यूं अपने सामने पाकर एकदम खुश हो गया। शुक्रिया मेहरबान परी। ठंड भी लग रही थी, तलब भी हो रही थी, और फिर हुरिया के लिए बेसाख्ता इसके मुंह से मेहरबान परी निकला तो हैरत से उसे देखने लगी। अरे वाह, दोस्ती निभा रहे हो, वरना परियां क्या मेरी जैसी होती हैं। परियां तो खैर, कैसा है कहवा। कुछ कहते कहते एकदम वो रुक गई। एक साया सा लहरा गया। अगर वो भी ज़ेबा जैसी परी होती तो वजाहत को क्यों खोती भला। तुम तो परियों से ज़्यादा हसीन हो, मगर तुमने हमेशा खुद को वजाहत की नज़र से देखा है कभी। अयाज, क्या सोच रहे हो। वो जो गर्म कहवे से निकलने वाली भाप की ओर से इस मुखलिस और प्यारी लड़की को देख रहा था, एकदम चौंक गया। हाँ कुछ नहीं, तुम्हारे इस कहवे ने जहन की सारी थकन जो इस बदतमीज़ आदमी की बातों से हो गई थी वो दूर कर दी है। इसकी बातों के जवाब में वो थम थम कर बरसती बारिश को देखने लगी। इसका अच्छा जी भी बरसने को चाह रहा था, इसका अपना भी। वो सिर्फ हूँ कहकर चुप रही। अयाज इस समंदर की तहों में उठने वाले तूफानों को देख रहा था। हुरिया, अयाज ने कप साइड टेबल में रखा। हूँ हाँ। हुरिया कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल गई थी कि इसके अलावा भी कोई यहाँ मौजूद है। अयाज खड़ा हो गया, दरख्त से एक पत्ता तोड़ा जिस पर चंद कतरे थे। कुछ देर गौर से इनको देखता रहा। तुम शराब के पीछे भाग रही हो। इसकी बात पर हुरिया ने चौंक कर देखा। अयाज बहुत संजीदा हो रहा था। इसकी बात पर एक टीस सी उठी हुरिया के दिल में। वो कुछ देर इसकी पुष्ट को देखती रही, फिर इसके बराबर आन खड़ी हुई। बेख्तियारी पर इख्तियार होना तो कभी ऐसी हमाकत ना करती। कई बार आंसू बेआवाज़ आंसू बड़ी खामोशी से बारिश के पानी में शरीक होकर ऐसी बेवकत हो गए जैसे इसके अनमोल पाकीज़ा जज्बे वजाहत के लिए बेमायनी थे। देखो, तुम मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो। जिस तरह मुझे वजाहत और इसकी खुशियाँ अजीज़ है, इसी तरह तुम और तुम्हारी खुशियाँ भी बिल्कुल इसी तरह ही अजीज़ हैं, और इससे कहीं ज़्यादा। शायद इसलिए कि वो बात अधूरी छोड़कर इसकी तरह मुड़ा। दोस्ती के नाम से हुरिया को एक तलख बात याद आ गई थी। एक बार इसने वजाहत से कहा, देखो दोस्त। तब वो तेवड़ी चढ़ाकर पड़ा और कतरे हकारत से बोला, मैं तो तुम्हें अपनी दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझता, और तुम दोस्ती की बात कर रही हो। इस राह वो किस कदर रोई थी, कितनी नफरत करता था वो इससे। हम तीनों बड़े होकर कितने बदल गए हैं यास। नहीं, हम तीनों बिल्कुल भी नहीं बदले। वजाहत हमेशा की तरह गलत बात करके अड़ा रहने वाला जिद्दी आदमी, और तुम हमेशा की तरह अपने दुखों को कतरा कतरा दिल में जज़ब करने वाली, खुलूस लटाने वाली मुखलिस सी हुरिया, और तुम हमेशा की तरह धक्के दोस्ती निभाने वाले हम दोनों के मुखलिस दोस्त। हुरिया ने इसकी अधूरी बात मुकम्मल की तो वह हंस दिया। अयाज दानिस्ता तौर पर इसके पास रुका रहा ताकि इस प्यारी सी लड़की के दिल पर दुख का जो गुबार है वो छट जाए। वो कितनी देर से बातें करता रहा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। इस दौरान आबदा बेगम बाहर आई। हुरिया अयाज की किसी बात पर दिल खोल कर हंस रही थी। वो मुतमईन होकर वापस लौट गई। कितने दिनों से हुरिया मसलूल सी थी, अब खुलकर हंसी थी। इनको तो इसकी हंसी अजीज थी। अच्छा भाई, अब चलता हूँ। बारिश ज़रा थम तो गई। अयाज खड़ा हो गया, जबकि हुरिया का दिल चाह रहा था कि वह अभी ना जाए, कुछ देर और बैठ जाए। अयाज, थोड़ी देर और रुक जाओ मेरी खातिर। इसके बाद पर अयाज की तरफ मुड़ा, कुछ देर इसकी तरफ देखता रहा। अरे तुम रोक को तो लड़की, उम्र भर के लिए यहीं क्याम कर लूँ। दोनों मुस्कुरा दिए। हुरिया, अयाज बेटे, यहाँ ठंड में क्यों बैठे हो, अंदर आ जाते, मैं तो बोर हो रही हूँ। वजाहत तो अपने कमरे में है और मैं बुरी तरह तनाई महसूस कर रही हूँ। सोचा आबदा के पास चली जाऊँ। आइए ना खाला जान, अम्मी अब्बू अंदर हैं, आप अंदर बैठे हैं, मैं चाय बनाकर अभी लाई। हुरिया फौरन खड़ी हो गई। अयाज, देख रहे हो अपने दोस्त की हरकतें, कैसा दीवाना हुआ जा रहा है इस लड़की के पीछे। हुरिया बेगम हलीमा बेगम को ज़ेबा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और एकदम शोपीस किस्म की लड़की। खाला जान, लड़की ही ऐसी, इसमें वजाहत का क्या कसूर है। अयाज इनकी परेशानी कम करने की गर्ज से शौक हुआ। अच्छा, तो क्या तुम भी। हलीमा बेगम ने चौंक कर इसे देखा तो वो झीम सा गया। अरे नहीं खाला जान, मैं इतना कमज़ोर दिल नहीं हूँ। किचन की तरफ बढ़ती हुरिया की पुष्प पर लहराती चोटी को देखते हुए अयाज ने कहा, एक लड़की की ज़िंदगी में आ जाने से हलचल सी मच गई थी बेटा। जिस कदर लड़की पर मन मिटता था, माँ को इस कदर इस लड़की से चिढ़ थी। वो तो हुरिया के अलावा किसी दूसरी लड़की को इस हैसियत से पसंद ही नहीं करती थी, और ज़ेबा तो अपने ज़ाहिरी हुस्न के बावजूद इनको मुतासिर नहीं कर पाई थी। अम्मी, ज़ेबा में कमी क्या है। वो चाहता था कि जिस तरह वो ज़ेबा को पसंद करता है, अम्मी भी इसी तरह इससे पसंदगी की सन्नत दे दें। बेटे, मैंने कब कहा कि इसमें कोई कमी है। उन्होंने इसके शर्ट का बटन टांग कर एक तरफ रखते हुए कहा, तो फिर इसे पसंद क्यों नहीं करती। बाकी माएँ तो बेटों के लिए चांद सी दुल्हन के तलाश में आधी उम्र गुजार देती हैं, और आपको तो बगैर तलाश किए ही ऐसी लड़की मिल गई है, और आप इसकी कदर नहीं कर रही हैं। मुंह फुलाकर माँ के करीब बैठ गया। इससे अपनी माँ से शिकवा भी था कि वो इसके लिए किसी हसीन दोशीज़ा को पसंद करने की बजाय आम सी शुक्ल सूरत की हुरिया को पसंद किए बैठी थी। हलीमा बेगम ने तहम्मुल से बेटे की बात सुनी, फिर इसकी तरह मतवज्जा होगी। वजाहत, मेरे चांद, इस ज़िंदगी में मेरे खुदाए लाशरीक ने मुझे अता किया, मैंने सब्र और शुक्र किया। तुम्हारे वालिद के बाद तुम्हारी परवरिश और तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी, खुद को मिटा दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। अब जबकि तुम इस काबिल हो गए हो तो अपनी जीवन साथी के लिए अपनी पसंद को अहमियत दे रहे हो, तो बेटा मुझे कब एतराज़ है। अम्मी, तो आप राज़ी हैं। वो एकदम खुश हो गया। वज़ीबा को हासिल तो करना चाहता था, मगर चाहता था इसमें माँ की खुशी भी शामिल हो। हाँ, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुमने चांद सी बहू का जिक्र किया और दुनिया के मिल जाने का भी।
तो बेटा अभी लड़की नज़र आई है, मिली नहीं है। दूसरी बात यह कि मेरे नज़दीक सब बच्चियाँ एक जैसी हैं, ख्वाह वो ज़ेबा की तरह बेमिसल हुस्न की मालिक हों या हुरिया की तरह मामूली शक्ल। मेरे नज़दीक जो बात अहम रही है वो लड़की की सीरत और सलीका है। ये वो खूबियाँ होती हैं जो अगर घर में आने वाली बहू में मौजूद हों तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर ना हो तो घर जहन्नुम की सूरत होते हैं। ठीक है हुरिया तुम्हें पसंद नहीं, ना सही, मैं अपना फैसला या खुश ख्वाहिश तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहती। हाँ ये ज़रूर चाहूँगी कि ज़ेबा को जिस तरह तुम चाहते हो इज़्ज़त देते हो, अपनी ज़ात से जम से निकल कर अगर वो भी तुम्हें अपनी ही इतनी ही चाहत और इतनी इज्जत देती है तो मुझे खुशी होगी कि मेरे बेटी की अवलीन ख्वाहिश पूरी हो गई है। बड़ी तफसील के साथ हनीमा बेगम ने इसे समझाया, मगर कोई बात तो इसकी समझ में कब आ रही थी, मसलिहातों को कब जान जा रहा था वो। इसे तो सिर्फ ये खबर थी कि ज़ेबा को हासिल करना है हर सूरत में। अम्मी इसका मतलब है कि आप राज़ी हो गई हैं? हाँ, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो और समझो, ये कि हैसियत और मर्तबे में वो हमसे ज़्यादा हैं। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, पैसा नहीं, इज़्ज़त व वक़ार हमारा मेयार है। कहीं हमें अपनी दीवानगी में वक़ार को दाव पर न लगा देना कहीं पर। मेरी शर्त यह है कि वो भी तुम्हें इस कदर पसंद करे, इतना ही तुम्हें चाहे जितना कि तुम। उन्होंने खुशी से तमतमाते हुए इसके चेहरे को देखा। जी क्यों नहीं अम्मी, ऐसा ही होगा। हमारे खुशी के इसके पाँव नहीं टिक रहे थे, जैसे अम्मी की रज़ा के साथ इसकी भी हासिल कर लिया हो। रात भर वो ज़ेबा के हसीन तस्वर में खोया रहा, जिसकी मुझे तलाश थी वो हमसफ़र तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की राह गुज़र तुम हो। तौलिया शानों पर डाले बालों में ब्रश करते हुए बाहर निकला। शौक धन गुनगुनाते हुए बाथरूम से आया तो हुरिया हलीमा बेगम के कहने पर इसकी बेडशीट तब्दील कर रही थी। वजाहत ने बुरा सा मुंह बनाया, जितनी चाहे खिदमत कर लो मगर अब कोई फ़ायदा नहीं। वो सलीके से बिछाई चादर को राब करते हुए बदतमीज़ी से बोला, हुरिया का जी चाहे इसके खूबसूरत चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मार दे, मगर सब्र ज़ब्त अब इसका शुआर था, वो बर्दाश्त कर गई। मुझे किसी सिले या सताइश की तलब नहीं, हटो पीछे लंगूर कहीं के। वो उसकी किसी भी बात से मुतासिर हुए बगैर एतमाद से लौटी। सुबह बखैर, सुबह हो गई आपकी? दिन के 11 बज रहे थे। वजह तो अभी उठा था। अयाज भी तैयार होकर आ गया। अयाज अच्छा किया तुम आके, वरना मैं खुद आता। वो बड़ी गर्मजोशी से अयाज की तरह बढ़ा। क्यों खैरियत? अरे ऐसी वैसी खैरियत, पता है रात को क्या हुआ? धमाका हुआ था, बड़े जोर से बादल गरजे थे। हुरिया बददस्तूर कमरे की चीज़ें संभालते हुए बोली, हाँ धमाका ही हुआ था और अब भी होगा तुम्हारे लिए। अयाज, अम्मी ने रात मुझे ज़ेबा से शादी की इजाज़त दे दी। वो खुशी से झूम उठा। अम्मी ने? अयाज ने हैरत से पूछा। नजरें हुरिया पर ठहर गई, जिसके चेहरे पर इस धमाके के असरात इसे आसानी नजर आ रहे थे। वजह अयाज को अम्मी से गुफ्तगू की तफसील बता रहा था। हाँ तुम्हें खुशी नहीं हुई? इसने अयाज को घूरा। हाँ होती है, मगर ये बताओ ये सारे फैसले तुमने खुद ही कर डाले? क्या मतलब है? कौन से फैसले मैंने खुद ही कर डाले? मतलब ये कि तुमने लड़की को देखा, पसंद के, शादी का फैसला कर लिया। मियाँ कुछ इसका भी तो हक दो फैसला करने का कि वो क्या चाहती है। ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, यानी कि हद होगी कि इस बेचारी को कुछ खबर नहीं, जो आपके मतलब राय भी बड़ी मशकूक रखती है, आपको पागल तक करार दे चुकी है, और आप हैं कि इसके इश्क में फना हुए रहे हैं और कुछ फहमी की इंतहा देखिए कि शादी का फैसला कर लिया। हमें एक इंसान पहले इससे अच्छी तरह जान तो लो, क्या खबर वो सिरे से तुम्हें पसंद ही ना करे, या वो कहे कि इंगेज्ड हो गई। या अयाज काफ़ी दिनों से उबल रहा था। इसे वजाहत की हरकतें खुल रही थी कि आज इसने दिल की भड़ास निकाल दी थी। तो वजाहत जो ऐसी किसी बात को सुनने और मानने पर तैयार नहीं था, इससे खफा हो गया। तुम्हारे मुंह में खाक यार, तुम कैसे वो दोस्त हो कि अपनी दोस्त के लिए खैर खवाही चाहने के बजाय बद फाल निकाल रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ेबा ने मुझे दीवाना बना डाला है। मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता। मेरे हक में दुआ करने के बजाय बद्दुआ दे रहे हो कि अंगेज ना हो, ये ना हो, वो ना हो। कितने अजीब इंसान हो तुम। सुना है कि इंसान जब खुद किसी अजियत में मुब्तला होता है तो उसे फ़ौरन दूसरे की तकलीफ़ का एहसास हो जाता है, मगर तुम तो जाने किस मिट्टी के बने हो, या शायद तुम इस काबिल ही नहीं हो कि इतनी कोई शिद्दत से तुम्हें चाहे। अयाज इससे खफा होकर बाहर आ गया। इधर उधर देखा तो हुरिया गायब थी, वरना दिन का वक़्त था कि वो हर वक्त कामों में मसरूफ़ रहने वाली लड़की थी। इसने आहिस्ता से इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? हुरिया ने पलकों की नमी को जल्दी से हथेलियों में जज़ब किया। अरे अयाज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने ही जा रही थी, जाना नहीं? बैठो। वो भी खुद को इस पोजीशन में नहीं समझ रही थी कि अयाज की खोजी नज़रों का मुकाबला करती। वो दामन में जाकर गुजरने लगी तो अयाज ने इसका हाथ पकड़ लिया। हुरिया, वो शख्स इस काबिल नहीं कि तुम जैसी लड़की इसके लिए तड़पे, अपनी कीमती आंसू बहाए। वो बहुत कमज़र्फ है। हमदर्द दोस्त सामने हो तो आंसू आप जब्त के बंद तोड़कर बह निकलते हैं। इसके दिल पर चोट पड़ी थी। आज किस कदर घटिया बात की थी इसने। बरता तो वो सदा इसे ऐसी ही पाती था, मगर तब वो बर्दाश्त कर जाया करती थी। मगर जब से ज़ेबा आई थी वो भी बेहौसला हो गई थी। ये जो इंसानी खसलत होती है ना, कभी नहीं बदलती। और ऐसे ही जिस पत्थर के लिए अपना लतीफ़ जज्बात ज़ाया करना, आंसू के ख़जाने लुटाना कहाँ की अक्लमंदी है। अच्छी लड़की, ये आंसू सब इसमें जमा करके दो संभाल के रखूँगा। बहुत नरम लहजे में बोलते हुए यास ने अपना रुमाल इसे पेश किया तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। वो इसे देखता रहा। हाँ इसी तरह हंसी रहा करो, दिल में भले समंदर मौजन हो मगर आँख में बूंद ना आने देना। अरे तुम्हें तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए इस घामड़ की। इसके सामने कभी कमज़ोरी का इज़हार मत करना, बल्कि ऐसे जाहिर करो गोया तुम्हें परवाह ही नहीं है। इसलिए हुरिया को अपनी इज़्ज़त अपनी अना से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्यों दुरुस्त कह रहा हूँ ना मैं। अयाज ने सवालिया नज़रों से इस तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। दुरुस्त कहा आपने।
तो फिर वो जो करता है उसे करने दो, इतनी कमज़ोरी का इज़हार ना करो, यूँ पोज़ करो जैसे तुम्हें परवाह ही नहीं है, इससे तुम्हारा भरम भी रह जाएगा और मौसूफ भी राह पर आ जाएंगे। वो मुखलिस दोस्त इसे समझाता रहा और मनज़र झुकाए सुनती रही। वो खुद से इसकी परवाह कहाँ करती थी, सितमगर की चाह तो खुद पौधों की तरह ना जाने कब से फैल रही थी और अब इसकी सारी हस्ती को लपेट में लिए हुए थी। ज़ेबा इसकी ज़िंदगी में क्या आई थी, चारों तरफ से मुखालिफ हवाएं चलने लगी, हर कोई नासे बना हुआ था। अम्मी तो हुरिया की वजह से खफा थी, तैयार भी इस बात पर हुई कि ज़ेबा भी हुरिया बन जाए। भला कहाँ ज़ेबा और कहाँ हुरिया हूँ, और ये अयाज जाने खुद को क्या समझता है। 20 लड़कियों से दोस्तियाँ कर रखी हैं, मगर मजाल है जो किसी से शादी के लिए मुखलिस हो और मुझसे बातें बनाता है। मुझे ना किसी को परवाह है, मैं इन सबको ज़ेबा को हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे रांझे की तरह जोगी क्यों ना बनना पड़े। लेकिन पुप्पो को क्या कहूँगा कि मैं यहाँ ज़ेबा की खातिर आया हूँ। खैर देखा जाएगा, पुप्पो कौन सा गैर है, मैं सब बता दूंगा। वो तैयार भी हो रहा था और खुद कलामी भी कर रहा था, अपनी शख्सियत का जम भी था, मगर एक अनजाना सा खौफ भी था कि अगर ज़ेबा ना मानी तो इश्क के सफ़र पर जा रहा हूँ अमाम जामिन बंदुआ लेना खाला जान से। अमाम जामिन मैं कुछ भी करूं मगर तुम अपनी मनहूस शक्ल मत लाओ मेरे सामने। जाते जाते नहुसत डाल दिया। मैं ये कारत से बोला जो अब तो इसके पास भी बड़ा अच्छा था, मगर हलीमा बेगम के आने से वो लिहाज ना कर जाती। हलीमा बेगम ने बेटे को इसकी तैयारी को देखा और एक ठंडा सांस लेकर बाहर निकल की वजाहत किसी बात की भी परवाह किए बगैर पुप्पो के यहाँ आ गया। पुप्पो और ज़ेबा लाउंज में ही बैठी थी। अदा पुप्पो, जाने ज़ेबा के हुस्न में ऐसी क्या बात थी कि इसे देखते इसके हवास जाते रहते। इस वक्त भी वो गर्म जोशी से पुप्पो की तरफ बढ़ा तो दरमियान में पड़ी मेज़ से हटकर गुजरने की बजाय इसने छलांग लगा दी। इसके जवाब वो ऐन ज़ेबा के पास गिरते गिरते बचा और उछल कर खड़ी होगी। आप हर वक्त ड्रामा क्यों करते रहते हैं? ज़ेबा ने नागवार सी नज़र इस पर डाली, मगर वजाहत ने यह भी ऐन सादत जाना, ये ड्रामा नहीं ज़ैनब, मैं ज़रा जज्बाती हो गया था। मेज़ नहीं, तुम मैनर्स जज्बाती हो रही है। बताओ कैसे आना हुआ भाई, तो क्या हाल है? खैरियत तो है ना घर में? पुप्पो ने इसका हाथ थामा। जी पुप्पो, सब ठीक है, सब खैरियत है, बस मेरा दिल आपके लिए उदास हो रहा था। वजाहत ने बेजार सी बैठी ज़ेबा को देखा, अपने दिल का पैगाम इस तक पहुँचाया, मगर इसने समझा ही नहीं। तेरा दिल उदास हो गया था मेरे बच्चे, अभी हफ्ते को तो मैं मिलकर आई हूँ, फिर उदासी कैसी? इससे पहले तो दिल उदास नहीं होता था मेरे लिए। पुप्पो सादा सी दिल खातून थी, वो शायद इसके इशारे नहीं समझ पा रही थी। अरे पुप्पो, आप हफ्ते की बात कर रही थी, मैं तो आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, मुझे आपसे इश्क हो गया पुप्पो। आप मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी आपके बगैर अधूरी है। वो हिले बहाने से अपने दिल का पैगाम ज़ेबा तक पहुँचा रहा था। फिर वही डायलॉग बाजी, मेरे चांद बड़ी बात है, इस तरह मत किया करो, ड्रामे को अपने क्लब में ही छोड़ कर आया करो। पुप्पो ने इसे यूँ पुचकारा जैसे अब नारियल फंसी गया क्लब का कहकर। पुप्पो को यकीन नहीं आ रहा था कि इस मारूफ को कब आएगा। इसने ज़ेबा को देखते हुए सोचा, और ये बैग किसके लिए लाए हो? पुप्पो ने इसके कपड़ों के बैग को घूरा। पुप्पो, मैं यहाँ रहने आया हूँ ना, वो बड़े इश्तियाक से बोला। मगर क्यों? इससे कबल तो कभी नहीं रहे, इससे कबल वो मिली भी तो नहीं थी। कौन नहीं मिली थी? पुप्पो चकरा कर रह गई इसकी बातों से। वो लड़की, मेरा मतलब है मुझे यहीं आपके करीब नौकरी मिल गई है, हालात तो गड़बड़ रहते ही हैं, तो अम्मी ने कहा कि पुप्पो के यहाँ रह लेना, मैं यही रहूँगा। वो बड़ा खुश होकर सोफे पर दराज हो गया। लड़के, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। आसिया बेगम वहाँ से उठकर लीमा बेगम को फ़ोन करने चली आई। भाभी जानी, वजाहत को क्या हो गया, कैसी हरकतें कर रहा है? उन्होंने फिक्रमंद लहजे में पूछा। जवाबा ने लीमा बेगम ने सारी बात इसके गोश गुजार कर दी। दिमाग ख़राब है इस लड़के का भाभी जान, वो लड़की इंतहाई सती सोच की मालिक है, ना तो इसे पाकिस्तान पसंद था, ना ही इसे यहाँ रहना पसंद करेगी, और ऐसे लड़कों को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो अपने ताया ज़ाद नोमी को चाहती है, वो भी वहीं रहता है, यहाँ तो मजबूर आई है किसी काम के सिलसिले में। मैं क्या करूँ आसिया, लड़का तो मर मिटा इस लड़की के हुस्न पर, इतनी अच्छी लड़की हुरिया की इसने कदर नहीं की, और अब ज़ेबा के सामने जलील हो रहा है। मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने इसे समझाया क्यों नहीं भाभी जान? मुझे तो ज़ेबा देवर की बेटी होने के बावजूद पसंद नहीं है। समझाया था आसिया, मगर वो तो समझाने वाले को दुश्मन समझता है। मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया कि जाओ किस्मत आजमाओ, ज़ेबा मिल जाए तो ठीक है, खैर तुम भी इस करने दो जो को करता है। अगर इसकी किस्मत में जिल्लत है तो कौन रोक सकता है, और इज्जत है तो भी अल्लाह की मेहरबानी होगी। तुम खामोशी से तमाशा देखो। जी बेहतर। दोनों नंद भावज के दरमियान गैर जानिबदाराना मुआहदा तय पा गया। आसिया बेगम वाकई खामोश तमाशाई बन गई। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ज़ेबा कितनी नकचड़ी और मकरूज सी लड़की है। वजाहत ज़्यादा से ज़्यादा इनकी निगाहों में रहने की कोशिश करता हुआ इससे दिल और जान से चाह रहा था, जबकि खुद को इसकी हैसियत से ज़ेबा की नज़रों में एक अहमक सी ज़्यादा नहीं थी। वो तो इसे काबिले इतना समझती ही नहीं थी। आंटी कैसी बोरियत, आपके घर में इंग्लिश मैगज़ीन मिलते ही नहीं, सारे वही उर्दू पढ़े हुए हैं। ज़ेबा ने बेजारी से कई बार का पढ़ा हुआ पुराना इंग्लिश अखबार पटका।
ज़ेबा बेटी, मैं तो सिर्फ उर्दू ही पढ़ना जानती हूँ, इसलिए उर्दू मैगज़ीन ही मिलेंगे हमारे यहाँ। अरे आपको इंग्लिश मैगज़ीन चाहिए? ढेरों रखे हैं हमारे घर में। वजाहत फुर्ती से उठा और अम्मी को फ़ोन कर दिया कि इसके जितने भी इंग्लिश मैगज़ीन हैं वो किसी पैकेट में डालते हैं, वो लेने आ रहा है। हलीमा बेगम के हुक्म पर हुरिया ने डब्बा तैयार कर दिया और वजाहत हवा के घोड़े पर सवार हुआ। ना माँ का हाल पूछा, ना कोई बात की, और पैकेट लेकर ये जा वो जा। बार किस्मत, एक लड़की ने कैसे होंठ छीने हैं कि माँ का हाल तक नहीं पूछा। अब मलाल ना करें खाला जान। हुरिया मुस्कुराई। वजाहत ने बड़ी मुस्तजी से मैगज़ीन का डब्बा ज़ेबा के हाथ में दिया। थैंक यू। पहली बार ज़ेबा मुस्कुराई थी, इसके साथ वो फूला नहीं सुमा रहा था। ओह बदतमीज़, यू आर वेरी वेरी। ज़ेबा ने जैसे ही पैकेट खोला, मैगज़ीन की बजाय बिल्ली का छोटा सा बच्चा पैकेट खोलते भौंक कर ज़ेबा की झोली में आन गिरा। वो उछल पड़ी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हुरिया की बच्ची। वजाहत ने दांत पीस कर दिल ही दिल में कहा, आप इंतहाई बदतमीज़ और गैर संजीदा आदमी हैं मिस्टर वजाहत। ज़ेबा बुरी तरह बरस रही थी और इसके ऊपर और ज़मीन पर गड़ा जा रहा था। देखिए ज़ेबा शटअप, ये ज़ेबा ही थी जो इसे शटअप कह गई थी, वरना इसने कभी किसी की डांट नहीं सुनी थी। फिर कई दिन लग गए ज़ेबा का मूड बहाल होने में। वजाहत को कम ही लिफ्ट कराती और वो था कि सब कुछ दाव पर लगाए बैठा था। इस वक्त पप्पो और ज़ेबा बैठी थी। वजाहत का ख्याल था कि चूंकि मौसम बड़ा आशकाना हो रहा है तो घूमा जाए। इससे पहले कि वैसे ऑफ़र करता ज़ेबा तड़प पड़ी। आंटी, रात को किसी लड़की का फ़ोन आया, जी बात कर रही थी कि अपने कज़न लंगूर से बात करवा दो। वेरी फ़नी। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं कह रही होगी, वो अयास को भी अक्सर कह दिया करती है। वो जल्दी से बुखलाकर बोला, हूँ तो आप इसे जानते हैं? हाँ, इससे भला मैं क्यों, हुरिया को जानने लगा। अल्लाह हाफिज़। आसिया बेगम उठ गई। इस रोज़ ज़ेबा को शॉपिंग करने जाना था और इसने ड्राइवर से कहा कि जल्दी आ जाए। हूँ, ज़ेबा को शॉपिंग करने जाना है, इसका मतलब है ड्राइविंग के जौहर दिखाकर ज़ेबा को मुतासिर करने का वक्त आ गया है। मगर ये बुढ़ा दीन मोहम्मद, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो जल्दी से उठा और बाबा के क्वार्टर में आ गया। आदाब बाबा। जीते रहो वजाहत मियाँ। बाबा उठ कर बैठ गया तो वजाहत ने ज़ेबुन्निसा को इशारा किया कि मैं जैसे ही चाबी लेकर निकलूँ तुम दरवाजे पर ताला डालकर बाबा को बंद कर देना। कितनी मुश्किलों से ज़ेबुन्निसा को तैयार किया था और इस काम के लिए वो अंजाम से बेनियाज ज़ेबा को लेकर शॉपिंग के लिए निकल गया। मगर जाने क्या हो रहा था कि सारी तदबीरें ही उल्टी हो गई थी। ड्राइविंग के सारे जौहर गुम हो चुके थे। कई बार ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते होते बचा था। अगर मुझे मालूम होता कि आपको मामूली से ड्राइविंग तक नहीं आती तो मैं हरगिज़ आपके साथ ना आती। ज़ेबा ने अपना सर सहलाते हुए इसे घूरा जो ट्रक से बचाते हुए दरवाजे से बुरी तरह टकरा गया था। ड्राइविंग, अरे ये खूब कही आपने, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीखी है। ये देखिए। इसने स्टीयरिंग छोड़ा और जब से लाइसेंस निकालने लगा गाड़ी ऑफ कंट्रोल होने लगी। ओ यू इडियट, आगे देखो। ज़ेबा चिल्लाई। वो चौंका कर बर वक्त ब्रेक लगाकर खंबे से ना बचाता तो हुरिया के बजाय वो ज़ेबा का कातिल बन जाता। घर पहुंचकर ज़ेबा ने इससे जो हो सका इसने किया, खुद भी खूब जलील किया और आसिया बेगम तो यूं भी बाबा की वजह से और कहीं इसकी हरकतों की वजह से भरी बैठी थी। खूब लान तान की और वह सब बातों के इश्क का इम्तिहान समझकर कबूल करता चला गया। इसी दौरान ज़ेबा की बर्थडे आ गई। यार अयास, मैं इससे क्या तोहफा दूँ? वजाहत ने बेताबी से पूछा। मर्दानगी, गैरत, इज्जत तो नज़र कर ही चुके हो, अब बेवकत से जान बची है, वही दे डालो तोहफे में। अयाज यार, कसम से तुम हरगिज़ भी अच्छे दोस्त नहीं हो। कोई अच्छा मशवरा देने की बजाय जल्दी कट्टी सुनाने लगते हो। इससे खफा होकर फ़ोन बंद कर दिया। आज ही के दिन में हुरिया की बर्थडे भी होती थी, मगर आज तक वजाहत ने कभी झूठे मुँह इसे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा था। और ज़ेबा कितनी खुशबख्त थी कि वो इससे गिफ्ट देने के लिए बेताब हो रहा था, दूसरों से मशवरा कर रहा था। एक ही दिन में जन्म लेने वाली लड़कियां कितनी मुख्तलिफ नसीब लेकर पैदा हुई हैं। जिस शख्स को बचपन से अब तक दिल की गहराइयों से चाहती थी, इसकी एक नगाह इल्तफात भी मेरा मुकद्दर नहीं, और तुम्हारी झोली में वो अपनी चाहत बिन मांगे डाल रहा है। कितनी खुश नसीब हो तुम ज़ेबा। वो अपने कमरे में तमाम लाइट्स ऑफ करके एक मेज़ पर छोटा सा केक रखे एक मोमबत्ती जलाकर शोले को देख रही थी, यहाँ तक कि शोला झलकने वाली नमी में हुलूल हो गया। वो कालीन पर बैठ गई, मेज़ पर बाजू रख के सिसक पड़ी। वजाहत की नफरत और कम मायगी के एहसास ने इसे तोड़ डाला था। जाने वो कब तक अपनी तन्हाई से लिपटी रोती रहती। किशाने पर हाथ का लम्स महसूस करके चौंक कर सर उठाया। अयास करीब बैठा मुस्कुरा रहा था। हैप्पी बर्थडे अयास तुम। दिल शिकन लम्हात में अयास जैसा दोस्त आ गया था। एकदम खुशी से इसका चेहरा खिल उठा। हाँ मैं, इसमें इतनी बेयकीनी वाली क्या बात है? अयास ने इसकी भीगी पलकों को देखा। मगर तुम तो इस्लामाबाद गए हुए थे और तुम्हें मेरी बर्थडे का ख्याल कैसे आया? इसे वजाहत ने ठुकराकर इस हद तक एहसास से कमतरी का शिकार कर दिया था कि वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इसके लिए भी मुखलिस हो सकता है। जिनका ख्याल दिल में होता है ना, इनकी हर बात का ख्याल होता है, ख्वाह इस्लामाबाद हो या कोई और जगह। अयास हैरत और खुशी से फैली इसकी आंखों में तैरती नमी को देखता रहा। आज ज़ेबा की भी बर्थडे है, तुम्हारे दोस्त ने क्या तोहफा दिया इसे? दिल से उठने वाले इस चीज़ ने खुशी के हर एहसास को मिटा डाला। इसने चेहरा नीचे कर लिया। भाड़ में जाए ज़ेबा और वजह, तुम ये देखो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया। अयास ने इसके सर को हिलाया और फिर अपना लाया हुआ गिफ्ट खोलने लगा। वो लोग रात को खाना खा रहे थे कि एक फ़ोन की घंटी बजी। ज़ेबा बीबी आपका फ़ोन है। मुलाजिम के कहने पर ज़ेबा नैपकिन से हाथ साफ करती हुई उठ गई। हेलो, ओ हाय नोमी डियर, कहाँ हो तुम? कितना डरपाया तुमने। नोमी। वजाहत के हाथ से छुरी कांटा प्लेट पर गिर गया। इसकी नज़र ज़ेबा की खुशी से चमकते चेहरे पर थी। पप्पो ने गौर से वजाहत को देखा, धीरे से मुस्कुरा उठी। नोमी ज़ेबा का तायाजाद है।
पप्पा ने इतला पहुंचाई, तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है, मैं कितना बोर हो रही हूँ यहाँ आकर, आ जाओ प्लीज़ जल्दी से। वो बड़ी बेचैनी का इजहार कर रही थी। वजाहत इसे देखता रह गया। वाह भाई वाह, कमाल हो गया, हम मुश्ताक और वो बेजार, और ये रकीब और रोसियाँ कहाँ से टपक पड़ा। खैर देख तो लूँगा तुम्हें भी, अरे अपनी राह में आने वाली हर दीवार को गिरा दूंगा। अपने ध्यान में वजाहत ने ज़ोर से मुक्का मेज़ में मारा तो सारे बर्तन बज उठे। पप्पा ने घूर कर देखा मगर ज़ेबा तो नोमी के फ़ोन की वजह से इतनी खुश थी कि इसने नोट ही नहीं किया। वो नोमी के आने की घड़ियां शुमार कर रही थी, जबकि वो हर घड़ी नोमी को बद्दुआएं देता रहा। अल्लाह करे वो यहाँ तक पहुँच ना सके, दुआ करो यार। कुछ भी था, अयाज दोस्त था, इनकसार था, इसे दोस्त दिल के दुख कहता था। भाई मैं क्यों किसी के लिए बद्दुआ करूँ, लगता है तुम्हारे इश्क के इम्तिहान भी बाकी हैं। बाढ़ में जाओ तुम, कोई अच्छा मशवरा ना देना। वो तंग आकर फ़ोन बंद कर देता है। वो जाने अपने ख्यालों में किस कदर गुम क्यों हो जाता था कि होश ही ना रहता था किस बात का। इस वक्त भी वो अपने ख्यालात में सबको मार धाड़ कर आया और ज़ेबा नोमी से हाथ मिला रही थी। इसे वहीं ब्रेक लग गई। हु इज़ ही? नोमी ने वजाहत को अजनबी नज़र से देखा। ओ कम ऑन नोमी, दफ़ा करो सबको, इतने दिनों बाद मिले हो। वैसे ये आंटी के भाई का बेटा है वजाहत, बेचारा ज़रा मेंटल है। इसने सिर्फ इस कदर सुना वो नोमी का हाथ पकड़ कर अपने कमरे में ले गई। वजाहत वहीं साथ खड़ा रह गया। ज़ेबा का ज़रा मेंटल कहना नोमी का तरस खाती नज़र से देखना इसका दिमाग घुमा गया। फिर यूँ आकर नोमी चला गया और अभी तो वो ज़ेबा के दिल में रत्ती बराबर जगह भी नहीं बना पाया था कि रकीब रोज़ से आ गया। अससे वो इतना बुरा लगता था कि इसका दिल चाहता है किसी उजाड़ वीरान जगह पर छोड़ आए। मैं सच कह रहा हूँ अयाज, वो तमाम रास्तों से अनजान है। अगर इसे किसी दूर दराज जंगलात में नामालूम जगह पर छोड़ दिया जाए तो तमाम उम्र रास्ता ढूंढता रह जाएगा। वो बड़ा परेशान हो रहा था। फ़िलहाल मेरे पास वक़्त नहीं है। अयाज कोई भी मशवरा दिए बगैर चला गया। वो वहीं बैठा रहा। हुरिया आई तो इससे परेशान देखकर खुद भी बेचैन होगी। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम ज़ेबा से हाल दिल कह डालो। वो बड़े खलूस से इसकी तरफ पड़ी, मगर वो वक्त बहुत तपा हुआ था। इस वक्त वो किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कजा हुरिया का मशवरा, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे मशवरा देने की? ये सब तुम्हारा किया दर है, बदनीयत लड़की, क्या कुछ नहीं कहा तुमने ज़ेबा को मुझसे मुतनफ़र करने के लिए फ़ोन करती रही, वसवसे में डाल दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे इन ओछे हथकंडों से ज़ेबा और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा करके तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी और मैं तुम्हें अपना लूँगा? हरगिज़ नहीं, कतई नहीं, कभी तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। जेलस लड़की, निकल जाओ मेरे कमरे से। वो तो गुस्से से पागल हो गया था। हुरिया यूँ हो रही थी जैसे अभी इसकी रूह फना हो जाएगी। इससे कबल के वो गिर पड़ती, भागती अपने कमरे में आ गई। फिर 4 दिन इसे ऐसा टूटकर बुखार हुआ कि सब परेशान हो गए। हलीमा बेगम को तो अपने इकलौते बेटे पर शदीद गुस्सा था और आबदा बेगम कुछ फैसले कर चुकी थी और अक्सादा सी हुरिया के दिल पर ऐसी चोट पड़ी थी कि वह संभालना चाहती थी मगर संभल ही नहीं पा रही थी। दिल का दर्द था कि इसे तड़पाया जाता। इसे वजाहत को खोने का एहसास नहीं था, दुख था तो इस बात का कि इसने इसे कितना जलील किया था। अयाज इसे क्या हक पहुंचता था मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने का? वो अयाज के हाथ में रोएगी और इसने भी खामोशी से रोने दिया ताकि वह इसके दिल का गुबार निकल जाए। हुरिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इजाज़त है? वो ज़रा भली तो अयाज ने आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़ा, रुक फेर कर खड़ा हो गया। हुरिया हैरानी से इसे देखने लगी। आज से कबल तो अयाज ने ऐसा नहीं कहा था। कहो अयाज, तुम ही तो मेरे दोस्त हो, मेरे हमदर्द और गमगसार हो। हुरिया तुम्हारे दोस्त तुम्हें अपनाना चाहता है। अयाज ने बगैर किसी तमहीद के कह डाला तो हक्का बुक्का इससे देखने लगी। सिर्फ इसलिए कि वजाहत ने ठुकरा दिया तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के दिए हुए दुखों का ज़ाला करना चाहता है। अयाज ने तो आज तक ना अपनी चाहतों का इजहार किया तो ना ही इसे खबर होने दी कि जिस तरह वो बचपन से वजाहत को चाहती चली आ रही है इसी तरह वो भी इसकी चाहतों का असीर हो रहा है। नहीं, ये हुरिया हमदर्दी में नहीं, मोहब्बत में हुरिया के लहजे में बेयकीनी थी। हाँ हुरिया, मैं बचपन ही से तुम्हें चाहता चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि तुम वजाहत को चाहती हो, इसलिए मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा और कभी अपने आप को तुम पर और वजाहत पर जाहिर नहीं होने दिया। मेरी ख्वाहिश और कोशिश थी कि वजाहत तुम्हें चाहे और अपनाए, क्योंकि तुम जैसी लड़कियाँ बहुत खास होती हैं और खुश नसीबों का मुकद्दर होती हैं। मैं नॉर्मल सा बंदा शायद तुम जैसी खास लड़की के लायक नहीं था, तभी तुम्हारी एक निगाह इल्तफात को तरसता रहा। तमाम उम्र खुद को तुम पर कुर्बान किया कि वजाहत तुम्हारे काबिल होता, मगर अब मैं तुम्हारा तलबगार बनकर आया हूँ। मैं अपनी चाहत के फैसले को तुम पर मुसल्लत नहीं करूँगा। सिर्फ मेरी चाहतों पर एतबार करना कि मैं तुम्हारा शिद्दत से तलबगार हूँ। आगे जो तुम्हारा फैसला होगा मेरे लिए मोहतरम होगा। अयाज बेतकान बगैर तमहीद के जो इसके दिल में था कहता चला गया और वो सख्त नजरों से हिलते हुए पर्दे को देखती रही। बाज़ औक़ात हम किसी को इतना चाहते हैं और हमें ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता और बाज़ औक़ात कोई हमें खलूस से चाहे चला जाता है और हमें इसकी चाहतों का शोर नहीं होता। एक शख्स जो होता है वो इसे एहसास कमतरी का शिकार होकर समझे बैठी थी कि वो है नफरत के काबिल। दूसरे दोस्त ने इतनी इज्जत दी कि इसे यकीन नहीं आ रहा था ज़ेबा क्या थी ये तो इसे पता चलने लगा था। नोमी के साथ इसका बेबाकाना अंदाज इसे किसी तौर पर पसंद नहीं आया और इस रोज़ इसने ज़ेबा को टोक दिया। ज़ेबा, मुझे नोमी के साथ आपका यह अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं। इसके अंदर मर्दाना गैरत जागी तो हैरत से इसे देखने लगी जैसे कह रही हो कि तुम कौन हो? ख्वाम मिस्टर, आपका दिमाग दुरुस्त है ना? नहीं, मेरा दिमाग ख़राब है। मैं तुम्हें चाहता हूँ ज़ेबा और शादी करना चाहता हूँ। और वो आज सब कुछ कहने सुनने का तहिया करके आया था। वट मिस्टर वजाहत, तुम्हारा दिमाग वाकई ख़राब है। मैं तो तुम्हें एक का हुआ फनी सा बंदा समझती थी। तुम मुझे चाहते हो, शादी करना चाहते हो। आईने में सूरत देखी है अपनी? ज़ेबा इसकी कुछ फहमी को गुस्से में मिलिया मेट करते हुए, ज़ेबा तमीज़ से बात करो। वो धाड़ा,
खैरियत इसी में है, मिस्टर नोमी के आने से पहले चले जाओ। अरे मैं तुम जैसे छिछोरे लड़कों को खूब जानती हूँ, बाहर जाने के लिए अपने मुस्तकबिल को महफूज करके मुझ जैसी लड़कियों को अपने मोहब्बतों के जाल में फंसने की कोशिश करते हो। तुम इंतहाई बदतमीज छिछोरे शख्स हो और मैं तुम्हें चाहूँगी, तुम इस काबिल हो ना, तुम्हारी हैसियत है ना मर्तबा। अरे तुम मेरे लिए गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते और चले हो मुझसे शादी करने के लिए। स्टेटस देखा है अपना, अपने आप को देखना था पहले, फिर ऐसी बात करना थी। जाओ अपनी जैसी किसी लड़की को अपनी कनीज़ बनाओ। मैं तुम जैसों को ख्वाब से खूब समझती हूँ। शायद मकफ़ात अमल इसी का नाम है। अगर इंसान किसी का खरूज भरा दिल तोड़ता है तो नामुमकिन है कि खुदाए लाशरीक को जब सबसे बड़ा मुनसिफ है इंसाफ ना करे। इसने तो बचपन से अब तक हुरिया को बेवकत करते हुए एक उम्र गुजारी थी, मगर खुदा का इंसाफ के चंद लम्हों में इससे कहीं ज़्यादा जिल्लत ज़ेबा ने इसके दामन में डाल दी थी। वो तो अर्श पर फर्श पहुँचा दिया गया था, चूर चूर हो गया था। अम्मी आपने दुरुस्त कहा था, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ज़ेबा सिर्फ चमकती चीज़ नहीं थी, सोना नहीं थी। लेकिन अम्मी मैंने तो इसे खलूस दिल से चाहा था, फिर इसने मेरा दिल क्यों तोड़ा। वो माँ के मेहरबान गोद में सर रख कर सिसक पड़ा, जिसकी खबर भी नहीं ली थी इतने अरसे से इसने। खाला जान आपने दवा भी नहीं खाई, मगर पहले खाना खा लीजिए फिर मैं दवा दूंगी। हुरिया ने एक नज़र टूटे हुए वजाहत पर डाली जो बुरी तरह बिखरा हुआ था। इसका जी चाह भड़कर इसे समेट लिया, मगर खुददारी ने रास्ता रोक लिया। इसकी आवाज़ पर वजाहत ने सर उठा कर देखा। वो प्यारी सी मुखलिस सी लड़की आज भी वहीं खड़ी थी। कितना जलील किया था इसने इसे। ज़िंदगी में पहली बार इसे हुरिया टूट कर अच्छी लगी। फिर कितने ही दिन गुजर के वजाहत को हुरिया की बातें और ज़ेबा का हरजाईपन तड़पाता रहा। हलीमा बेगम बहुत बीमार हो गई थी। हुरिया ने दिन रात एक करके कर दिया था इनकी खिदमत में। हुरिया ने इनसे बात करना छोड़ दिया था, तो अब वजाहत बात करना चाहता था और चाहता था कि एक बार, सिर्फ एक बार वही दिन लौट आए, मगर ऐसा भला कब मुमकिन था। वो सब कुछ देख रहा था, महसूस कर रहा था हकीकत का दराक कैसे जानलेवा होता है कि इंसान धंसता चला जाता है, हर बात वाज़ेह हो जाती है। हुरिया जैसी थी वैसी ही इसके सामने थी, फिर वो क्यों इसके सामने ऐसा किया करता था। अम्मी दुरुस्ती कहती थी, असल में हुरिया जैसी लड़कियाँ ही सही मानों में लड़कियाँ होती हैं। अयाज में कितना अंधा था, कितना अहमक था कि ज़ेबा को सब कुछ समझ बैठा। हुरिया हलीमा बेगम के सर में तेल डाल रही थी और वो सोच रहा था कि घर को जन्नत बनाने वाली असल में हुरिया जैसी लड़कियां ही होती हैं। ये एहसास दिल में आप जागने लगा था। हुरिया ही इसकी चाहत के काबिल है, इसकी वो मुखलिस चाह जिसका इदराक इससे अब हो रहा था, मगर ये भी ख्याल तमन्नान का बाइस था कि वो है तो इसी की चाहत का दम भरने वाली। अयाज ने इसकी बात सुनी और गहरे सांस लेकर हुरिया को देखने लगा। वो खूब जानता था कि वजाहत हुरिया के लिए क्या हैसियत रखता है। हुरिया कॉरिडोर से गुजरते हुए यास ने आहिस्तगी से पुकारा तो हुरिया मुड़ी। क्या बात है यास, वही नरम लहजा था इसका। वजाहत की वापसी मुबारक हो, तुम्हें तो ज़ेबा का मशकूर होना चाहिए कि उसने तुम्हें तुम्हारा वजाहत बनाकर लुटाया है। वो टूटे हुए लहजे में बोल रहा था। हूँ कौन जाने किसका मशकूर होना चाहिए यास। बहरहाल मेरी तरफ से तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मेरे जज्बे खालिस थे जो सिर्फ तुम्हारे नाम थे, मगर मैं तुम्हें इन जज्बों का पाबंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे जज्बे भी खालिस थे जो कि वजाहत के नाम थे। खुदा हाफिज़। अयाज कुछ देर इसे देखता रहा, फिर तेजी से आगे बढ़ गया। इसके दिल का दर्द हुरिया अपने दिल में महसूस कर रही थी। वो जो जाहत के रोने की वजह से रोया करती एहसास से कमतरी का शिकार हो गई थी। आज कुदरत ने इसे कितना मोतबर कर दिया था कि वो भी इसका तलबगार बनकर आ गया था। जिसने टुकराया था और जिसने कमतरी के एहसास से निकाला था, वो भी दिल था कि वजाहत को माफ़ कर देने को तैयार था, क्योंकि हलीमा बेगम ने इसे कह दिया था कि वो इनके अलावा किसी को बहू नहीं बना सकती। वजाहत नादिम है। अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी ममता की रोशनी मशवरा दें। वो माँ की गोद में सर रखकर सिसक पड़ी। देखो हुरिया बेटे, मैं तो इतना जानती हूँ कि इसकी कदर करो जो तुम्हारे लिए मुखलिस हो, कदम कदम पर जिसने तुम्हारा साथ दिया, अपने खालिस जज्बे बगैर किसी मिलावट के तुम्हारे नाम किए हों। और यूँ भी बेटे, किसी के पीछे भागने से कहीं बेहतर और मुनासिब है कि अपने पीछे आने वाले का हाथ थाम लिया जाए। और बहुत दूर से पीछे आने वाले कितने मुखलिस होते हैं इसका शायद तुम्हें अंदाज़ा ना हो। तुम मेरी बहुत समझदार बेटी हो। मुझे मालूम है तुमने कभी कोई फैसला जज्बात की रूह में बह कर नहीं किया। तुम अपने फैसले में आज़ाद हो, तुम्हें अल्लाह खुश रखे। हमें खुद जाकर सो गई, मगर इसे फैसले की मसलहत पर लटका गई। बचपन से आज तक की ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह इसके सामने थी और इस फिल्म में वजाहत इस पर छाया था। आज वही शख्स इसकी दस्तरस में था, इसका तलबगार था, फिर वो किस तरह इसको धुतकार देती। तमाम रात वो लड़ती रही खुद से भी। कभी वजाहत जीत जाता और कभी अयाज, जिसने अपने खलूस से खुद जगह बनाई थी। वो जब कोई फैसला ना कर पाई तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर मुतमईन होगी। वह हलीमा बेगम को दवा देकर आ रही थी कि वजाहत रास्ता रोक कर खड़ा हो था। इसने इसे देखा। बास ख्वाहिशात भी किस तरह पूरी होती है। इसे कितनी ख्वाहिश थी कि वो रूठ जाए और वो इसका रास्ता रोक कर मनाए। आज इस दुराहे पर यह ख्वाहिश पूरी हो रही थी कि वो रुकी नहीं, मगर आगे बढ़ने लगी। हुरिया प्लीज़। वजाहत ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोका इसका। हुरिया मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आओ मेरे पास बैठकर मेरी बात तो सुन लो। वजाहत ने बड़ी जुर्रत के साथ इसका हाथ थाम लिया। तुम हर बाजी जीत क्यों लेना चाहते हो, कभी कभी हार का मज़ा भी चखना चाहिए। हुरिया वो पुकारता ही रह गया। वो भागती हुई चली गई। अयाज जो बालकोनी में खड़ा इसी तरफ देख रहा था, हुरिया पर निगाह पड़ते ही रुक गया। तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं फैसला करने में आज़ाद हूँ। हाँ, और ये कि किसी के पीछे भागने से बेहतर है ये है कि किसी का मोहब्बत भरा हाथ थाम लूँ। इसने अयाज के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हुरिया तुम सच। हुरिया तुम। खुशी से अयाज चीख पड़ा। हम दोनों के जज्बे सच्चे और खालिस थे अयाज, सिर्फ अपने लिए नहीं, अब हमारे जज्बे एक दूसरे के लिए हैं। सच। हुरिया। अयाज मारे खुशी के पागल हो रहा था। बिल्कुल सच।
हुरिया और अयाज की खुशी की किरणें बाहर खड़े वजाहत के दिल पर बिजली बनकर गिरी तो वो अपनी शिकस्त का मलबा सीने से लगाए सर दस्तून के साथ टेक लगाकर ज़मीन पर बैठता चला गया। नावल का नाम था वो चारागर नहीं है, अस कलम रुख रुख चौधरी।